थैंक यू अमोद। एक मिनट अरुणति, जस्ट लाइक वी आर लाइव प्लीज। थैंक यू। सभी साथियों को जिंदाबाद। National Alliance of People Movements welcome you all in the 98 sections of Grounded Voices series। हम सभी आपका स्वागत करते हैं। जो ग्राउंडेड जमीनी आवाज है हमारे सीरीज का 98 सेशन है और ग्राउंडेड वॉइसेस सीरीज मुख्यतः देश भर में हुए हुए अलग अलग कोने कोने में होने वाले संघर्ष को एक आवाज देने की, एक संघर्ष को आगे लेके जाने की ताकत और एकता बढ़ाने की कोशिश है। इसमें हमने अलग अलग मुद्दों के ऊपर विषय में बहुत चर्चा की है। लेबर के मुद्दे हो, श्रमिकों के हो, हेल्थ के मुद्दे हो, अकाउंटेबिलिटी के मुद्दे हो, पैसा के मुद्दे हो, आदिवासियों के लड़ाई से लेके आज जो बड़ी लड़ाई अडानी पोर्ट के खिलाफ चल रही है तमिलनाडु में, उस प्रकार के अनेक मुद्दों को हमने कोशिश की है कि इस सीरीज में उस संघर्ष के साथी जुड़े और अपनी आवाज उठाए और सभी के साथ लेके हम संघर्ष को आगे करें। We welcome you. The Grounded Voices series makes an effort to count the voices which are and struggles of people who are fighting in all corners of this country. So in there we have tried to talk about the issues of the forest rights, from the labor rights, from health, about the struggles which are happening on the displacement in many of the places. आज हम उस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं जो हमारे देश के लिए ही नहीं, हमारे सबसे शर्मजनक की एक बात रही है जो भोपाल में हुआ 3 दिसंबर का 38 साल पहला हुआ हादसा, और हमारे देश की और हमारी सबकी ही कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी से पूर्ण न होने से जो पूरा एक अकाउंटेबिलिटी का सवाल, और पूरा जिस प्रकार से हमने आज भी भोपाल के साथियों को जो गैस पीड़ित है, जिनकी पीढ़ियों का नुकसान हुआ है, वो आज भी 38 साल के बाद भी रास्ते पे लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, अपने आने वाले पीढ़ियों के और अपने खुद की जिंदगी के इसके लेके। तो मुझे लगता है कि rather than taking more time, today we are going to talk about the Bhopal thing, which also not only talks about the whole issue which has happened, and though it wasn't an accident, it was literally properly, absolutely because of ignorance, and but also the whole issue of accountability, not only of the state government, for us also as the people of India. So after 38 years old, still people are on the road Bhopal and still asking for their rights, and it's a really a shameful thing for many of us that they still have to fight it out, their battle for their live to life of dignity. So मैं शालिनी को इसमें इनवाइट करी हूँ, वो ये सेशन को मॉडरेट करेगी। शालिनी खुद भोपाल कैंपेन से, रिमेंबर भोपाल कैंपेन से जुड़ी रही। भोपाल में जो म्यूजियम बना है भोपाल के पूरे ग्रास पीड़ितों की यात्रा का, और जो पूरे एक तरह से हमें नजर मिलाता है और कहता है कि ये हमारे देश में हुआ और आज भी हम उसको न्याय नहीं दे पाए, तो उस पूरे म्यूजियम के साथ के प्रक्रिया में उनका एक बहुत क्रिटिकल रोल रहा है। और अभी वो आईसर पुणे में पढ़ाती है। तो शालिनी विल बी मॉडरेटिंग दिस सेशन। She teaches in Aisar Pune, but she has a very long association with the whole struggle of Bhopal के गैस पीड़ितों के संघर्ष के साथ। So over to शालिनी। उसके पहले ही जो भोपाल के गैस पीड़ितों का जो संघर्ष है उसमें एक छोटे से वीडियो क्लिप में जो कैप्चर किया है वो हम दिखाना चाहेंगे। थैंक यू। अमोद वीडियो है। अमोद साउंड शेयर करते वक्त। जी सॉरी, एक अमोद कोई दिक्कत हो रही होगी तो शालिनी कैन स्टार्ट दिन सेशन, अदरवाइज। जी 1 मिनट दीजिएगा। ठीक होगा। हल्ला बोल, अरे झूठ बोलता हल्ला बोल, हाथ उठा के हल्ला बोल, अरे 60 गांठ पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे प्रधानमंत्री की दलाली पे हल्ला बोल, अरे मैं भी बोलूं तू भी बोल।
थैंक यू अमोद उस वीडियो को दिखाने के लिए। ये कल दिल्ली में हुई एक प्रोटेस्ट एक्शन से वीडियो था। आई थिंक भोपाल के जो 38 साल आज हम जो याद भी करने जा रहे हैं और जिन पन्नों को हम थोड़ा पलटकर अपनी ही जो फैक्ट्स हैं उनको क्लैरिफाई करने की जो ये कोशिश ग्राउंडेड वॉइस के थ्रू आज कर रहे हैं, उसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। आपने आज समय निकाला और 4 दिसंबर की इस शाम को रविवार को आप लोग आए और इस बैठक में आप सबका जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आज हमारे साथ 4 साथी हैं जो भोपाल से हैं और भोपाल में लंबे समय से जुड़े रहे हैं। इनका परिचय हम संक्षिप्त में जल्दी ही देंगे, लेकिन अपने बारे में बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए तो यूनिवर्सिटी के बाद भोपाल से जुड़ना एक और यूनिवर्सिटी में एंटर करने के बराबर ही रहा है। मैंने बहुत कुछ भोपाल संगठन में सीखा उनके साथ काम करके। तो जो काम वो लोग कर रहे हैं वो केवल एक किसी म्यूजियम में पिरोया नहीं जा सकता। उसमें कहानियों का और अपना समझ बढ़ाने के लिए जो बातचीत एक मुख्य तौर पे बार बार करना जो जरूरी है, उसके लिए मैं ग्राउंडेड वॉइस सीरीज के ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज ये एक मौका बनाया जिसमें सभी साथी लोग फिर से जुड़े और आकर दोबारा से भोपाल के पन्नों को एक बार पलटे, क्योंकि ये पन्ने कोई भूतकाल का ही हिस्सा नहीं है, ये हमारे वर्तमान को भी चिन्हित कर रहे हैं। और इसलिए जरूरी है कि बार बार भोपाल को पढ़ा जाए, भोपाल को समझा जाए और भोपाल में जो इतने लंबे समय से जो साथी और संगठन काम कर रहे हैं उनके काम के बारे में जानना चाहे कि क्यों वो काम आज भी इतना कंटेम्पररी है। So I thank first of all, I thank the friends who have joined us today on 4th December evening, which is the 38th anniversary of the Bhopal gas disaster. Thank you everyone for joining, giving this time on a Sunday evening to meet Bhopal survivors and activists, and to revisit facts not only from the past, but also how these facts are now rewriting the very present in which we are living at. So बिना ज्यादा देर किए मैं अपनी साथी शहजादी बी, जो कि एक शहजादी बी को सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो अपने बारे में बहुत संक्षिप्त में अगर हमें बता सके कि वो भोपाल संगठनों का हिस्सा कैसे बनी। जितना मैं जानती हूँ शहजादी भी ना केवल गैस पीड़ित है, उनका परिवार ना केवल गैस पीड़ित है बल्कि पानी पीड़ित बस्तियों में भी रहा है, इसलिए उनका नाता दोनों ही तरह की लड़ाइयों से है। और अभी वो एक संगठन भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष संगठन के साथ वो जुड़ी हुई हैं। तो आई कांट सी हर वीडियो बट शहजादी भी जी, मेरा नाम शहजादी है। मैं 1984 की गैस की पीड़ित भी हूँ और उसकी वजह से 1984 में जो गैस राशन हुआ था उसको होता या नहीं होता, लेकिन उन बस्तियों का पानी तो जहरीला होना ही था, क्योंकि वो जो वहाँ रसायन जो बनते थे उसका कचरा, वो यूनियन कार्बाइड का जो कचरा निकलता था, जहाँ मैं रहती हूँ ब्लू मून कॉलोनी में, उसके जमीन के नीचे से तालाब में इकट्ठा होता था। उसके आसपास जो बस्तियां बसी हैं वो 42 बस्तियां हैं और अभी ये भी नहीं मालूम कि कितना गहरा और कितना लंबा वो पानी पहुंच चुका है। जिस वक्त ये माना गया था कि यहाँ की जमीन का पानी जहरीला है, वो 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि इन बस्तियों को साफ पानी पीने के लिए दिया जाए, लेकिन वो भी 2004 से 2006 में हम भोपाल से दिल्ली पैदल गए उसी पानी की लड़ाई को लेकर। हमें वहां से वो पानी माना तो था कि हम यहाँ पानी साफ पीने के लिए देंगे, लेकिन 2011 और 2012 तक हमें कोई साफ पानी पीने को नहीं मिला था। टैंकर द्वारा, टंकियों के द्वारा पानी आता था पीने के लिए, लेकिन जब नहीं आता था तो मजबूरी में वही जमीन का पानी पीना पड़ता था। 2011 में और 2012 में जब पाइपलाइन डली तो उसमें नर्मदा का पानी पीने के लिए दिया गया था, लेकिन अभी भी जब कभी नहीं आता है तो लोगों को वही पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है जमीन का। और उस पानी के पीने के वजह से आज जो वहाँ की हालत है, एक बस्ती नहीं है वहाँ आज पहले 14 थी, फिर 18 हुई, फिर 22 हुई, आज 42 बस्तियां हैं, जिनमें कम से कम 2 लाख परिवार ऐसे हैं कि उन्हीं बस्तियों में रहते हैं। और वहाँ
जो विकलांगताएं पैदा हो रही हैं उसी पानी पीने की वजह से, और माओ के दूध में पारा पाया जा रहा है। ना उनका कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं हुई है, ना उनको कोई इलाज मिलता, ना उनका कोई पुनर्वास होता, ना उनको कोई मुआवजे की उम्मीद है। क्यों नहीं है? तो सरकार तो सिर्फ कंपनियों के साथ में है, यहाँ के दर्दी, यहाँ के पीड़ितों के साथ नहीं है, ना गैस पीड़ितों के साथ है, ना पानी पीड़ितों के साथ है। शहजादी भी, आप थोड़ा अपने बारे में भी बताएंगे, आप भोपाल में कैसे आ गई थी? आप क्या शादी के बाद आई हैं, शादी से पहले ही भोपाल में रहती थी? और गैस के समय पे आपके परिवार कहाँ था, क्या हुआ उस रात? जी, मैं गैस से 6 साल पहले भोपाल में हम आ चुके थे हमारे परिवार के साथ। मेरे 4 बच्चे थे, गैस निकला था 1984 की रात में, और हम दोनों पति पत्नी थे। हमारे घर में 6 लोग थे। हम काजी कैंप में रहते थे, वार्ड नंबर 13 में। तो 11:30 का कुछ टाइम ऐसा था, और हम उस वक्त बीड़ी बनाते थे, और बीड़ी बनाते बनाते हम लेटे ही थे, और लोगों ने आवाज देना शुरू करा, किसको इतनी नजर लग रही है जो कि इतनी मिर्चें जलाई जा रही हैं। मेरा एक बेटी थी मेरी 8 साल की, दूसरा बेटा था मेरा 6 साल का, एक बेटी थी मेरी 4 साल की, और एक बेटा था मेरा 2 साल का। जब बाहर निकल के देखा कौन जला रहा है, तो लोगों की भागने की आवाज आई कि भागो भागो, गैस निकला, गैस निकला। इसको किसी को कुछ नहीं मालूम था कि वो गैस कितना जहरीला है और कहाँ से निकल रहा है। तो लोग भागते हुए जा रहे थे, बेरसिया रोड तक हम भी भागे। 3 बच्चों को लेके, मेरा एक बच्चा 2 साल का था, उसको मैंने वहीं छोड़ दिया। ऐसे भागे को उसको याद ही नहीं है कि उसको हम कहाँ ले गए। 3 बच्चों को लेके हम भागे, बेरसिया रोड तक हम पहुंचे, और वहां से एक ट्रक में बिठा के लाल घाटी तक हमें छोड़ा गया। वहां उस ट्रक में कई लोगों की कम से कम 6 मैयतें हुई। लोग उल्टियां कर रहे थे और दस्त हो रहे थे। लोगों को ये भी होश नहीं था कि हमारे बदन का कपड़े भी बचे कि नहीं बचे। उस रात का मंजर बहुत बुरा था। उस रात के मंजर को अभी भी याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो उसी दिन का मंजर आज हमारे दिल पर गुजरता है। शुक्रिया शहजादी भी अपने बारे में बताने के लिए। मैं ब्रीफली इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देती हूँ जो उन्होंने बताया। शहजादी भी basically had a family of 6 at the time of the disaster, and she lived just a kilometer away from Union Carbide factory when the gas leaked on the midnight of 2nd-3rd December. She ran out with her 3 kids who were from 2 to 6 year old and saw the stampede firsthand. The bodily impacts as well as the psychological impacts that she witnessed had a great toll on her in the years in the wake of the disaster. Post the disaster, she continued to live in the same colony, which is Blue Moon colony. It is also at the center of the groundwater contamination owing to the routine toxic waste dumping of Union Carbide. Blue Moon colony is one of the 42 colonies which are now affected with groundwater contamination. And Shahzadi Bhi, along with many other people from these affected areas, have led a long fight, both in terms of creating awareness about the contamination, but also in terms of actually fighting the fight about safe drinking water. मैं अब रशीदा आपा को बुलाना चाहूंगी। हाँ, रशीदा आपा का तो बहुत ही लंबा विवरण अगर लिखा जाए तो शायद एक किताब भी लिखी जा सकती है उसके ऊपर। आपा होशंगाबाद के एक बड़े गरीब परिवार से आती है, लेकिन मैं चाहूंगी कि पहले आपा खुद अपना थोड़ा सा परिचय दें कि वो गैस संगठनों के साथ कैसे जुड़ी और जिस दिन गैस निकली उस दिन आप और आपके परिवार के साथ क्या हुआ था। हमारा तो होशंगाबाद जिला सोहागपुर में की पैदाइश है, वहीं शादी होकर हम भोपाल आए थे। भोपाल आने के बाद पर्दे वाला घर था, पर्दे में रहते थे। भोपाल का एरिया कुछ भी नहीं मालूम था और ना ही हम जानते थे कि गैस का यूनियन कार्बाइड का कोई कारखाना या कोई नाम भी है। और बीड़ी बनाते थे, घर में रहते थे। और गैस कांड जब हुआ 2 दिसंबर 84 की रात में, बीड़ी बना के ही हम बैठे थे, लेट नहीं जा रहे थे कि अचानक आवाज आई कि भागो भागो सब। तो हमारे नंद का लड़का उठा और जाके बाहर देखा तो पब्लिक के सैलाब की तरह लोग भागते हुए आ रहे थे और बोल रहे थे अरे भागो सब मर जाएंगे। तो वो आया कि लाकर भी खुला हुआ थाने का और कोई भी नहीं है थाने में और सब लोग भागते हुए आ रहे हैं। केवल मिर्ची गोदाम में आग लग गई है, क्या हो गया है। तो उसके नाक से और आंख से पानी आ रहा था और घबराता हुआ आया
और जैसे ही उसने कहा वैसे ही घर से जो लोग लेटे हुए थे, सो रहे थे, वो सब उठ के भागना शुरू हो गए। तो हम भी निकले वहां से, तो थोड़ा सा चले थे कि आंखों में ऐसा लगा जैसे कोई सूजे गड़ा रहा, आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई और सीने में ऐसा लग रहा था आग लग गई है। सांस बिल्कुल नहीं लेते बन रहा था। तो हम तो आधा किलोमीटर भी नहीं चल पाए थे कि पुल पुख्ता पे जाके छोटे तालाब के पास में बैठ गए। और ये भी नहीं मालूम था इसका क्या इलाज है कैसे। बस कानों में ये आवाज आ रही थी, या अल्लाह मौत दे दे, या भगवान मौत दे दे। मौत उस दिन बहुत अच्छी लग रही थी, और जो मर गया उसे ऐसा लगता था ये से सुकून मिल गया। थोड़ी सी आंख खोलते थे तो लोगों के जमीन पे पड़े हैं, मुंह से पानी आ रहा है, लेटरिन बाथरूम आप साफ निकल रहा है, किसी को किसी का होश नहीं है। इसी हालत में 4-5 बजे होंगे, जो भी टाइम हुआ हो, अब अनाउंस हुआ कि यूनियन कार्बाइड की गैस बंद हो गई है, आप लोग अपने घर को चले जाइए। तो उस दिन हमने पहली बार यूनियन कार्बाइड का नाम सुना था कि इस नाम का भी कोई कारखाना यहाँ है। लेकिन ना तो आंखों में ताकत थी, ना सांस में ताकत थी कि हम घर वापस जा सके। क्या मालूम कहाँ से कोई गाड़ियां आई और उठा के हॉस्पिटल ले जाना शुरू कर दिया। जब हॉस्पिटल ले गए, वहाँ डॉक्टर को भी नहीं मालूम था इसका इलाज क्या है, कैसे लोगों को बचाया। कोई आई ड्रॉप डाल रहा था, कोई दस्त इसका वाटर लगा रहा था, कोई पेट का दर्द का इलाज कर रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था करें क्या। इसी हालत में दिन के 3-4 बज गए, उन्होंने घर पे छुड़वा दिया। 3 बजे तो तारीख ऐसी निकल गई। 4 की सुबह में जाके देखा तो वहां पे तो हमीदिया में ऐसी लाशों की छल्लियां लगी थी जैसे कोई गेहूं के गल्ले की छल्लियां लगाते हैं, इस तरह से लोगों की लाशों की छल्लियां लगी हुई थी। एक एक बार में जनाजे की नमाजें हो रही थी, कोई लाल कपड़ा दे रहे थे, कोई लकड़ियां दे रहे थे, इस तरह से जलाने के लिए ले जा रहे थे लोग। वहां पे देखा तो हमारे पापा हमें मिले थे खाली, और कोई नहीं मिला। हमारे जेठ ठिठानी के घर के 7 लोग सभी गायब थे, कोई भी नहीं मिल रहा था। पता चला कि 150 किलोमीटर दूर बरेली है, वहां पे उन्हें छोड़ दिया। वहां से लेके आए उन लोगों को, उनकी भी हालत बहुत खराब थी, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया। उसके बाद 2-3 दिसंबर से ही सरकार की जो कंपनियों को बचाने की नीति थी वो शुरू हो चुकी थी। उन्होंने लाशें फिकवाई, नर्मदा में लाशें फिकवा दी, गड्ढों में डलवा के, पेट्रोल डलवा के आग लगवा दी। लोग उसमें चिल्ला रहे हमें जिद्दा, हमें निकालो। कोई निकालने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं था। जो तालाब नर्मदा नदी जो होशंगाबाद में है, उसमें जो तीर न जानते जो उसमें आए तो निकल के बाहर आ गए, बाकी जो नहीं जानते थे वो तो अब खत्म ही हो गए होंगे, कौन उनको देखने वाला था। लेकिन सरकार ने उस दिन से बेईमानी शुरू की थी कि हमारे लोगों की गिनती ज्यादा ना आए कि कितने लोग मरे। उस टाइम अर्जुन सिंह अपनी फैमिली को लेकर भाग गए थे, बाकी कोई तो था नहीं परेशान हाल कैसे। तो और जब समझौते की बात आई कि इनको मुआवजा दिया जाए, तो मुआवजे लेने की बात हुई तो उन्होंने 4700 करोड़ रुपए की मांग की थी। 47 करोड़ गैस पीड़ितों को दिया जाए। जब समझौता हुआ तो 15 करोड़ रुपए समझौता कर लिया, 470 मिलियन डॉलर। लेकिन ना तो गैस पीड़ितों से पूछा कि आपको क्या तकलीफ हुई है, कैसे आपके लोग मरे हैं, कितने लोग मरे हैं, ये कुछ भी नहीं। और पहले दिन से झूठ बोलना शुरू किया था कि 2200 लोग मरे हैं, जबकि कम से कम उस दिन हमारे हिसाब से 20 से 25 हजार लोग मरे होंगे। जानवर मर गए, मछलियां मर गई, जो जहाँ जो पेड़ थे पेड़ों के फल काले हो गए, पेड़ सारे सूख गए, सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद हमारी सरकार ने इतना धोखा करना शुरू किया उस दिन से कि ना तो किसी तरफ नहीं देखा। और पीड़ितों को उस दिन से लेके आज तक की तारीख में बेइंसाफी और बेरहमी और कट्टर दिली का सबूत दिया है। ना तो किसी को मुआवजा मिला, तो उन्होंने सिर्फ 1,20,000 लोगों के लिए मुआवजा लिया था और बांट दिया 5,74,000 में। 25-25 हजार रुपए का मुआवजा दिया। उसके बाद दोबारा कभी कोई इलाज पुनर्वास उनका कोई भी गैस पीड़ित उन लोगों का कुछ भी करने को तैयार सरकार नहीं रही। और आज जो सरकार ने खुद ने सुधार याचिका लगाई, उन्होंने अपनी गलती को माना। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि गलती मानी कि उस टाइम हमसे गलती हो गई थी, हम कम लोगों को आंका था, लेकिन अब हम सुधार याचिका लगा के सही आंकड़े देना चाहते हैं, कंपनी से उसका मुआवजा लेना चाहते हैं। लेकिन जब आंकड़े देने की बात आई तो कुल उन्होंने 93 अरब रुपए मांगे, जबकि 5,74,000 गैस पीड़ितों में से 93% लोगों को 25,000 रुपए मिले हैं। 7% लोग ऐसे जिन्हें के 10 लाख या 5 लाख 2-3 लाख जो भी मिला हो। बाकी 93% लोगों को, हम लोगों को सभी को 25,000 मिला है। और हमारे घर में ही खुद 7 मौतें हुई हैं जो कैंसर से हुई हैं, टीबी से हुई हैं और किडनी फेलियर से हुई हैं। उसके बाद भी सभी को 25,000 मिला है। तो हम जैसे ही नहीं, सारे भोपाल के गैस पीड़ितों के 93% लोग जो है उन्हें 25,000। मेन सबसे बड़ी मिसाल की बात है कि जेपी नगर के सामने, जहाँ पे एक घर में से 7-7 लाश निकली है, 5-5 लाशें निकली सुबह 3 दिसंबर को। और वहाँ पे उन्होंने ज्यादातर लोगों को 25,000 का मुआवजा मिला है।
और वहां पे आज की हालात आप देखेंगे तो घर घर में कैंसर की, किडनी फेल होने के भी मरीज आपको मिल जाएंगे, और दर दर भटक रहे हैं इलाज के लिए, इलाज नहीं मिल रहा है, ना उन्हें मुआवजा, ना मजदूरी कर सकते हैं, ना काम कर सकते हैं, और ना अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और सरकार कह रही है कि एक दिन गैस लगी थी सब ठीक हो गया। ये सरकार के आज के हालात हैं। इसमें मुआवजे के मुद्दे पे हम डिटेल में बात करने के लिए वापस आएंगे, बट ब्रीफली मैं ट्रांसलेट कर दूं बाकी लोगों के लिए। सो रशीदा आपा was basically born in a very poor family in Hoshangabad and then came to Bhopal after getting married there. She and her family was exposed to the gas leak, and 7 members of her family passed away due to the gas effects, lingering effects also, and immediate effects as well. She says it was primarily because of cancer, TB, and many other disorders. She also described at length the scene of the stampede, what happened to people, what difficult choices they made, and how what kind of helplessness individuals faced on that night. But she also briefly explained the collusion that began between state and government and continued till date, regardless of which government comes to power. And I just intervened for a minute to say that we will revisit the question of compensation so that the issues are grasped more clearly by people who joined a little bit late. मैं अब हमारे तीसरे साथी बालकृष्ण नामदेव जी को बुलाना चाहती हूँ, जो कि एक युवा के रूप में ही भोपाल में आए थे पढ़ाई करने के लिए, और फिर उनका एक सामाजिक संस्थानों के साथ उनका वहां पर काम शुरू हुआ। वो उसके बारे में अपना एक संक्षिप्त रूप से बताएंगे कि कैसे शुरू हुआ। लेकिन मुझे इनके काम के बारे में जो सबसे ज्यादा रिमार्केबल बात लगती है वो ये है कि उन्होंने निराश्रित जो डेस्टिट्यूट जो लोग हैं उनके मुद्दों को अपना काम का केंद्र बिंदु बनाया, और फिर उसी को लेके उन्होंने भोपाल गैस में भी अपनी आवाज बुलंद की। बालकृष्ण जी, आप थोड़ा सा संक्षिप्त में अपने बारे में बताएंगे, भोपाल में कैसे और कैसे आपके संगठनों से जुड़ा हुआ? अनम्यूट कर लीजिए खुद को। मैं 1975 में भोपाल में आया था पढ़ाई करने के उद्देश्य से। चूंकि मैं गरीब परिवार का था, मेरे पास कोई साधन नहीं थे, पैसा नहीं था, तो न्यू मार्केट में फुटपाथ पर सब्जी बेचकर अपनी पढ़ाई शुरू करता था। इसी दरमियान जो 1984 में जो घटना घटी है उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं विधवा हुई, और उन विधवाओं के सामने भी आजीविका का बहुत बड़ा संकट था। गैस पीड़ितों का जो इलाज होना चाहिए था वो इलाज की कोई व्यवस्था नहीं थी। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो संगठन बनाया, उस संगठन के माध्यम से गैस पीड़ितों के लिए संघर्ष करना शुरू किया, और उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप सभी संगठन थे, काफी लोगों ने एक साथ मिलकर संघर्ष भी किया, और उन संघर्षों के परिणाम स्वरूप गैस राहत अस्पताल का निर्माण हो, मगर इमारतें बन के तैयार हुई। जिस गैस का इलाज होना चाहिए था, उचित इलाज, वो उचित इलाज नहीं होता था, तो उसको लेकर भी बड़े आंदोलन होते थे समय समय पर। तो इलाज सबसे बड़ी प्राथमिकता थी मुआवजा के साथ साथ कि गैस पीड़ितों का इलाज कैसे हो, क्योंकि गैस लगी थी, उनसे फेफड़े, लंग्स बेकार हो चुके थे, और अधिकांश आबादी जो है श्वास की बीमारी से ग्रस्त थी। आज भी 38 साल बाद आज 38 साल बाद भी गैस पीड़ितों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। कमाने की शारीरिक क्षमता नहीं बची है। जो उनको मदद मिलना चाहिए थी वो आज तक शासन स्तर पे मदद नहीं मिली है। और जो मुआवजे की पिटीशन लगी है उसमें देखिए अभी तक यानी केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा गैस पीड़ितों की शारीरिक क्षति के और मृत्यु के आंकड़े पेश नहीं किए गए, जबकि 10 जनवरी को इसी प्रकरण पर सुनवाई है। तो मुआवजे के साथ साथ इलाज की व्यवस्था, इलाज के साथ साथ आर्थिक सामाजिक पुनर्वास। जो महिलाएं विधवा हुई हैं, जिनके पति की डेथ हो गई, और इसके साथ साथ ऐसे वृद्ध जो कमाने योग्य नहीं है, बुजुर्ग हैं, काफी गैस पीड़ित हैं, विकलांग हैं,
तो उनको भी पेंशन शासन की ओर से मिलना चाहिए, मगर कोई पेंशन शासन की ओर से नहीं दी जाती है। I think हाँ, the कुछ video got डिस्कनेक्ट हो गया disconnected. शालिनी जी। So I'll briefly Okay. translate it. In the meantime, जी। they'll join again. Yeah. Namdev ji also belongs to a very poor family. He basically moved to Bhopal in 1975 to pursue education. And as a youth, he got involved with various kinds of issues in the city. But primarily, he was touched by the issues of the people who were destitute and issues. So basically, either homeless or elderly people who were in need of care and who were in need of pensions. And gradually, post 1984 gas disaster, he realized that a large number of Bhopali population is also no less than a destitute, and he started taking their center staging their issues in the other demands for justices as well. So he was basically, when he got disconnected, he was basically highlighting how even in the current situation, when the government has the current government has shown some bit of a commitment to pursue the legal case against Dow Carbide, still the data is yet to be revised, and a lot of people belonging to basically coming from various kind of disaster related vulnerabilities are still not included in the definitions. So that is where we were. नामदेव जी, इसके अलावा आप कुछ बोल रहे थे, आप वापस आ गए? जी, वो जुड़े थे, फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। 1 मिनट बस रुक जाता है, शायद उनका थोड़ा इंटरनेट का दिक्कत आ रहा है, तो अभी आ जाएंगे वो। So maybe what I'll do is give a brief introduction also to Rachna in case she is able to join. रचना 2003 में अमेरिका से भोपाल आ गए थे काम करने के लिए, और तभी से संगठनों के साथ जुड़ी है। ये बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता है इस सेंस में कि उन्होंने बहुत ही क्रिएटिव तरीके से आरटीआई का इस्तेमाल किया है, पुराने सीक्रेट दस्तावेजों को निकालने के लिए भी, जिनको बहुत ही हाई सिक्योरिटी के अंदर रखा गया कई सालों तक, और साथ ही साथ जो लीगल जो कैंपेन्स हैं उनमें भी रचना का काफी बड़ा रोल रहा है। रचना, यू बैक? हेलो, अनम्यूट योरसेल्फ। शालिनी जी ने बता दिया है। मैं बेसिकली मेरा नाम रचना है। मैं पिछले योर ऑडियो इज अनक्लियर रचना, जस्ट रीस्टार्ट। हाँ, इट इज बेटर नाउ, यस। मेरा नाम रचना है और मैं पिछले 20 सालों से भोपाल गैस पीड़ितों के साथ उनके आंदोलन में उनके साथ लड़ रही हूँ, इंसाफ और इज्जत की जिंदगी के मुद्दों पर। मैं जिस संगठन पर मूलतः बिलोंग करती हूँ उसका नाम भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन है, जो 1986 में बना था, और इसी उद्देश्य से कि गैस पीड़ित खुद स्वयं गैस पीड़ित संगठन जिन मुद्दों पे काम करना चाहेंगे उनको जिस भी तरह का सपोर्ट लगेगा, दस्तावेजों के रूप में, कानूनी उसमें, या फिर समर्थन के रूप में, वो भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन जुटाएगा। तो कुल मिला के है आर्थिक पुनर्वास, मुआवजा, जहरीला कचरे के मामले पे और पुनर्वास, ये हम और बाकी आंदोलन जो कॉर्पोरेट क्राइम, जो कंपनी के आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके साथ हम कैसे समर्थन बना सकते हैं, कैसे मिलकर लड़ सकते हैं, और जो भोपाल में हुआ है वो और का ना हो, उसको इस मिसाल को कैसे बदल सकते हैं, उस पर भी काम करते हैं। Would you want to translate it yourself? Yeah, okay. My name is Rachna. I've been working with survivors of the Union Carbide disaster for the last 20 years. I work with an organization called Bhopal Group for Information and Action, which was set up in 1986 to provide support to the survivors groups, to basically take lessons from the survivor groups and see whatever they were seeking that BGIA would support. So whether it was translating press releases, writing press releases, to working on getting information from RTI, trying to get supporters from other pollution impacted communities, trying to get support from parliamentarians or other people
who are fighting similar battles to basically undo this precedent that, that corporations like Union Carbide cannot get away with murder and genocide. Okay, so I'll do now the second round of specific issues. So we will go back to Rashida Appa. Yeah. So 1 second. Appa, इलाज और मुआवजे. आपा, आपसे मुआवजे के ऊपर मैं थोड़ी और जानकारी चाहूंगी सभी लोगों के लिए, क्योंकि मुआवजे को लेके लोगों में भ्रांतियां भी बहुत हैं. तो आप 2 प्रश्नों को अगर एड्रेस कर सके हम सबके लिए और हमें थोड़ी क्लैरिटी दे सके इस बारे में. नंबर 1, मुआवजा अभी भी भोपाल का मुद्दा क्यों है और कैसे है? और दूसरा, क्या भोपाल की लड़ाई केवल मुआवजे की लड़ाई है? भोपाल की लड़ाई, पहला मुद्दा. दूसरे मुद्दे की बात है कि भोपाल की लड़ाई मुआवजे पर नहीं है. भोपाल की लड़ाई ये है कि और भोपाल कहीं ना हो. भोपाल एक बार मर चुका है, वो तो जिंदा नहीं होगा, उसकी हालात तो वापस नहीं आ सकते. लेकिन अगर भोपाल को इंसाफ मिलेगा, भोपाल की लड़ाई जिंदा रहेगी दुनिया के लोगों के लिए. हम एक मिसाल बनाना चाहते हैं कि अगर कहीं कोई ऐसा हादसा होता है तो वही सजा उस कंपनी को भी मिलना चाहिए जो डाउ केमिकल को मिले. डाउ केमिकल को भरपाई करना है, उसके जो कचरे की मिट्टी पानी की लंबाई गहराई है उसको देखना है, उसकी सफाई करना है. ये सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर आएंगी, तभी कंपनियों को सबक मिलेगा और हम दुनिया को बचाने में कामयाब होंगे. तो ये मुआवजे का मुद्दा नहीं है. दूसरा ये कि मुआवजा एक ये है कि अगर मुआवजा दिया है सरकार ने, 25,000 का मुआवजा लिया, जबकि 4700 करोड़ रुपए मांगे थे आपने, तो 715 करोड़ रुपए कैसे समझौता कर लिया? गैस प्रोडक्टर से क्यों नहीं पूछा कि उनको क्या तकलीफ है? एक दिन हॉस्पिटल जाते हैं तो कम से कम 1000-2000 रुपए तो वैसे ही लग जाते हैं. अगर एक बार एडमिट होते हैं तो 10,000 से कम लगते नहीं है. तो इतना खतरनाक बीमारियां झेलने वालों को आपने 25,000 मुआवजा देकर और हाथ झड़ा लिया और कह दिया कि एक दिन गैस लगी थी, ठीक हो गए. इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? जबकि यूनियन कार्बाइड के खुद के दस्तावेज ये कहते हैं कि जिसके जिस्म में एक बार ये किरण जाती है तो वो 3 पीढ़ियां तो उसकी बर्बाद हो सकती हैं. और वो सही भी है, जो कि हमें देखने को मिल रहा है कि दूसरी और तीसरी पीढ़ी विकलांग है. जो चिंगारी पुनर्वास केंद्र में बच्चे आ रहे हैं, एक दिन से 12 साल तक का बच्चा लेते हैं, जिसमें 1204 बच्चे अभी तक पंजीकृत हो चुके हैं और उनका इलाज हो रहा है. तो बाकी जो गैस निकली जब से अभी तक, तो कितने बच्चे विकलांग हुए होंगे, कितने बड़े हो गए और कितने खत्म हो गए कि मौत की नींद सो गए. उनके लिए कोई इलाज नहीं हुआ, उनके लिए कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया गया, उनके लिए कोई डॉक्टर नियुक्त नहीं किया गया, जबकि सरकार को मालूम था ये बात कि ये बच्चे पैदा होंगे. तो उनके लिए कोई पुनर्वास केंद्र होता, उनके लिए कोई डॉक्टर होते, उन्हें बताया जाता कि आपका बच्चा कैसे बचाया जा सकता है. चिंगारी एक मिसाल बन के खड़ी है सामने कि बचाया जा सकता है, लेकिन सरकार उससे भी सीख नहीं ले रही. 16 साल हो गए चिंगारी को, एक बार देखने सरकार के लोग नहीं आए. बार बार उन्हें बुलाते हैं कि आप इन बच्चों को देखिए, लेकिन देखने नहीं आए. इतनी लापरवाही के साथ. तो मुआवजा मुद्दा नहीं है. मुआवजा तो मुआवजे की जगह आज 6 लाख मिल भी जाएंगे तो कोई जिंदगी भर नहीं पूरने वाले हैं. मौत के घाट पे जाओ उतर रहे हैं, तिल करके मर रहे हैं, वो तो मरेंगे. लेकिन एक मिसाल दुनिया में बनाना चाहते हैं. दुनिया में लड़ाई लड़के और इंसाफ लेने के लिए ये लड़ाई जारी है और दुनिया को बचाने के लिए ये लड़ाई जारी है. और इस लड़ाई के मतलब मुआवजे को लेके है कि मुआवजा और कहीं अगर यही अमेरिका में हुआ होता तो क्या 25,000 पे मान जाती वहां की जनता? और जैसे कि डाउ केमिकल ने मर्जर किया तो अमेरिका में एक सीमेंट की चादर की कारखाना था, उसकी जिम्मेदारी तुरंत ले ली, क्योंकि वो वहां के लोग नागरिक की जिंदगी की कीमत है. और हिंदुस्तान के लोगों की नागरिक की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है. उनका साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं लेंगे. तो ये कमजोरी किसकी है? हमारी सरकार की. हमारी सरकार अगर हमें अपना नागरिक मानती तो अभी तक हमें पूरा मुआवजा भी मिल गया होता और शायद हमें सेहतें भी मिल गई होती. जो बीमारियां हैं, जो गैस अंदर गई है, वो निकालने की कोई कोशिश कर ली जाती. जैसे वो एक इंजेक्शन आया था जिसको लगाने के से जहर पेशाब के जरिए बाहर हो सकता था, लेकिन उसको भी रोक दिया क्योंकि वो कंपनी की भेद खोल रही थी. खुल जाता कि कितना केमिकल किसके जिस्म में पहुंचा है. तो सरकार ने पहले दिन से ही कंपनियों को बचाने का काम किया है. उसको तो हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं. मैं थोड़ा लोगों के लिए ट्रांसलेट कर देती हूँ, है ना. मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है बहुत लंबा बताना दोबारा से. So Rashida Appa was basically the 2 questions that I asked her was, one is the fight, what are the compensation related issues of Bhopal, and secondly is the struggle of Bhopal only about compensation, which I believe is one of the misconceptions that people generally have about Bhopal, that all the fights are related to compensation only.
So APA explained that the fight is not merely about compensation, but about broadening the very idea and criteria of compensation, in the sense that, one, in terms of deterrence, that something like Bhopal should never happen again, and lessons of Bhopal need to be remembered, learned, and implemented. And secondly, in terms of the criteria of compensation, that the last 38 years we have seen that Bhopalis have been shortchanged both from the due process related to the compensation, and secondly, in terms of the definitions that have emerged about compensation, which are basically product of the state corporate collusion, have also excluded survivors. So the example that she gave was 1989 out-of-court settlement, where when the government had, prior to the settlement, when the government had actually taken the case to the United States, and the case was sent back to India by the American court, then the government went in hands and glove with Union Carbide and settled on a settlement outside the court, but with the court approval, which basically shortchanged survivors both from the process, because survivors were never consulted or informed about it, and two, in terms of the very definitions of compensation also, that the original ask of the amount was $3.2 billion, but they agreed on $475 million and never bothered to explain on what basis was this dilution or reduction made. The second example that she gave was also of the various categories of compensation, which basically did not include intergenerational impacts. It did not include cancer, and it did not include long-term psychological impacts. And therefore, in respective generations, survivors have basically not been able to get any due kind of justice due to them. So in a nutshell, that is why she was describing that wherever in each of these processes, whenever the government failed somewhere, that is when the survivors had to step in and create their own institutions and initiatives in order to address these failures. So she gave the example of Chingari Trust, which she and Champa Devi Shukla had established from the award money that they received of Environment Goldman Award in 2004. And Chingari Trust works primarily for two causes, interlinked. One is basically restoring dignity of childhood in the second and third generation impacted children of gas and water affected. And secondly, also inspiring other women who are fighting corporate crimes by awarding them and recognizing their struggle. So that's where I had stopped her, and I will go back to Rashida Appa. Appa, मुआवजे के बारे में जो अभी का जो है ना 2012 में जब केस का जब ऑर्डर आया, उस समय पे भी मुआवजे की बात हुई, फिर उसके बाद क्यूरेटिव पेटिशन आया, सरकार ने डाला क्यूरेटिव पेटिशन, और क्यूरेटिव पेटिशन में आपको क्या लगता है कि मुआवजे को ढंग से एड्रेस किया गया है, नहीं किया गया है, या ऐसे क्यूरेटिव पेटिशन से रिलेटेड आपके क्या मुद्दे हैं मुआवजे के? जब 2010 में सरकार ने सुधार याचिका लगाई थी तो हम लोगों को बहुत उम्मीद हुई थी कि सरकार को चलो उस टाइम गलती हो गई, उस टाइम गलती हो गई है तो क्या ये अब सुधार हो जाएगा, अब पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन ये नहीं मालूम था कि सरकार इतने होशियारी के साथ, जो एक तो 12 साल बाद सुनवाई पे आया, 2022 में सुनवाई पे आया है, और जब अदालत में वो खड़े हो गए ये कहते हैं कि अभी हमने कोई तैयारी नहीं की है। इससे ही उनकी लापरवाही समझ में आती है कि उन्होंने 2010 से 2022 तक उन्होंने कोई तैयारी नहीं की कि सर हमें कोर्ट में क्या देना है, और जब दिया तो कुल 93 अरब रुपए मांगे हैं। किस चीज के? जो उनकी अस्पताल उन्होंने खोली, कुछ लाशें फिकवाने में पैसा खर्च हुआ, कुछ सफाई कराने में पैसा खर्च हुआ, उसका उन्होंने मांगा। पीड़ितों के लिए कुछ नहीं मांगा, और सीधा उन्होंने कह दिया कि 93% गैस पीड़ितों को तो 1 दिन की गैस लगी थी वो ठीक हो गए, उन्हें कोई मुआवजे की अब जरूरत ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा धोखा दे दिया सरकार ने, और उस बात को लेकर हम लोग आज लड़ाई लड़ रहे हैं कि सरकार से हम उसके जेब से तो कुछ नहीं मांग रहे हैं, कंपनी को सजा मिले, कंपनी में मुआवजा भरे, तो उसके लिए आंकड़े देना जरूरी है। और सरकार के पास आंकड़े हैं, हॉस्पिटल में कैंसर के बीमारी के हैं, किडनी के हैं, लीवर के हैं, सारे आंकड़े सरकार के पास हैं, लेकिन सरकार देना नहीं चाह रही है। सरकार चाहती है कि हम उतना ही मांगे जितना कि उन्हें उनका लगा है, गैस पीड़ितों के लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं। तो हमारी मांग अभी यही चल रही है कि सरकार सिर्फ आंकड़े से ही दे दे, और उसके बाद जजों के ऊपर है कि जज का फैसला देंगे, कंपनी को क्या सजा मिलेगी, कितना मुआवजा देगी, वो सरकार जजों के ऊपर है। लेकिन सरकार दे तो हाँ आंकड़े, सरकार आंकड़े नहीं दे रही है।
अभी हम लोग जो दिल्ली गए थे 38वीं बरसी मनाने के लिए, यही कहने के लिए गए थे रसायन मंत्री के कि आप हमारे आंकड़े पेश करो, और उसके लिए हम आप सभी जो भी हमारे अभी साथी बैठे उन सबसे यही कहना है कि आप सब मिलके ये कोशिश करें कि सरकार से के ऊपर दबाव बनाए कि वो आंकड़े सही पेश करें, ताकि भोपाल को इंसाफ मिल सके और कंपनी को सजा मिल सके। Okay, so brief translation, APA was explaining that even in the curative petition, which is currently before the Supreme Court, the government has yet not revised the disaster-related death count and injury data. And unless and until the data is revised and upgraded, both to include the various kind of disabilities and physical and mental impacts that have happened into its fold, it would be a repeat of what had happened in 1989 itself. So that's why revising the data is very important. And she appealed to everybody who is attending this talk today, the seminar, to pay attention to what curative petition is and to support survivors' demand on that. मैं इसके बाद वापस शहजादी बी के पास जाना चाहती हूँ, जो आपा के बराबर में ही है। शहजादी बी, आप गैस और पानी दोनों के मुद्दे से जुड़े हुए हैं। पानी का जो मुद्दा है उसमें उसकी क्या डिमांड है अभी आपकी? और ये कचरा आपका जो मतलब जो ये है ना टॉक्सिक वेस्ट, जो जहरीले कचरे की जो बात है, वो क्या अभी भी जहरीला कचरा वहीं पे पड़ा है? क्या वो दिखता है? क्या आप उसको महसूस कर पाते हैं? कैसे पता है आपको जहरीला कचरा है? क्या होता है जहरीले कचरे के साथ रहना? थोड़ा आप उन लोगों को बताएं जिन्होंने कभी भी जहरीले कचरे के साथ कोई जीवन नहीं बिताया हो, तो उनके लिए आप अपनी लड़ाई को थोड़ा और रियल रूप से बताएं। जी देखिए, जहरीले कचरे की ये है कि जो कंपनी में जो कचरा जहरीला निकलता था वो अभी भी उस कंपनी के अंदर भरा हुआ रखा है, और जो बस्तियों के आसपास तालाब में जो इकट्ठा करा जाता था, जहाँ ब्लू मून कॉलोनी के आसपास जो भी बस्तियां हैं वहां ये इकट्ठा करा जाता था। तो हम लोग यही चाहते हैं कि उसकी सफाई हो। जो जहरीला कचरा अभी तक पता नहीं है कि वो कितनी लंबाई तक पहुंचा हो, कितनी गहराई तक पहुंचा है, और कितने लोग उससे अभी भी जो जहरीला पानी है वो पी रहे हैं। उसको हम यही चाहते हैं कि वहाँ की सफाई हो, और जो वहाँ की बस्तियां हैं उनके रहने वालों की पुनर्वास हो, उनके इलाज का मुद्दा उठाए सरकार का, उनको फ्री इलाज मिलना चाहिए, और जो उनका नुकसान हुआ है उस रहने वालों का उनके मुआवजे के द्वारा उनकी भरपाई करी जाए। सरकार से हम ये उम्मीद रखते हैं, और सरकार से नहीं कह रहे कि वो सफाई सरकार करे, जिसने कचरा यूनियन कार्बाइड के द्वारा जो कचरा भरा हुआ है वो यूनियन कार्बाइड से सफाई कराई जाए, और गैस जो पानी पीड़ितों की नुकसान हुआ उनको मुआवजा मिला जाए और उनको इलाज मिलना चाहिए। और जो बीमारियां हो रही हैं उनका इलाज का मुद्दा ले सरकार, तो उनका इलाज का बीमारियां ये है वहाँ की कि विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं, माँ के दूध में पारा पाया जा रहा है, और कैंसर और किडनियां वहां भी हो रही हैं। पानी पीड़ित इलाकों में फेफड़े खराब हो रहे हैं, स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं, चमड़े के रोग ज्यादा हो रहे हैं वहां पे। तो ये सब जिम्मेदारियां सरकार को कंपनी के द्वारा लेने चाहिए, और सरकार अपनी ताकत लगाकर कंपनियों से यहाँ की सफाई कराए। Okay. So briefly, Shehzadi B just explained that the toxic waste issue and groundwater contamination issue are both interlinked, because the toxic waste were dumped into both inside the factory and the areas surrounding the factory by Union Carbide over the years. And especially when they left the country, then they did this last pitch of dumping the toxic waste in a big way. And that has finally, leached into the groundwater and contaminated it. And that is what the 42 communities that she had mentioned previously are now forced to rely on. Rima, I mean, one noticeable thing that she mentioned in her points was that the toxic waste is not just outside in the environment, but it has also leached into the bodies of the survivors now, because studies have proven that breast milk of women who are living in these areas were found to contain carcinogenic material such as lead and mercury. So that's why it is an extremely important and alarming issue. Unfortunately, no serious effort has happened in terms of either comprehensive assessment of the depth and spread of the groundwater contamination. So that is one of the demands of the survivors, that government should initiate comprehensive assessment, which is up to the international standards. And secondly, that she mentioned is also in terms of
having a deeper dive into what are the health impacts and the issues which are related to rehabilitation of the survivors of groundwater contamination. So after this, I move to Namdev ji. नामदेव जी, आप थोड़ा बताएंगे कि आपने पहले शुरुआत में आपने बताया था कि कैसे पेंशन का जो एक मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है, और गैस पीड़ितों की हेलो ओके सो गैस पीड़ित जो संगठन है वो निराश्रित पेंशन भोगी जो गैस पीड़ित है उनके मुद्दे को इसमें जोड़ रहे हैं। तो आप थोड़ा ये लिंक क्लियर करके बता सकते हैं लोगों के लिए कि जो अभी जो लड़ाई है उसमें किस तरीके से आप देखते हैं कि ये मुद्दे एक बड़ा मुद्दा है जिसके लिए लड़ना चाहिए और लोगों को साथ में जुड़ना चाहिए। पुनर्वास का मुद्दा, पुनर्वास में क्या कमियां रही और क्या ऐसी चीजें जो एक्चुअली में ठीक हो सकती हैं लेकिन फिर भी उनको जानबूझ के अनदेखा किया गया। What have been the shortcomings of rehabilitation and how they could have been better enabled? हाँ जी नामदेव जी बताइए। सामाजिक पुनर्वास के माध्यम से गैस पीड़ित विधवाओं को पेंशन मिलना चाहिए थी, और पेंशन का मतलब होता है आजीवन पेंशन। मगर ये जो पेंशन राशि इन लोगों को दी गई, एक तो कम राशि। 2010 में जब प्रथम एक्शन प्लान आया तो उसमें सामाजिक पुनर्वास के लिए 85 करोड़ की राशि तय की गई थी। उस 85 करोड़ की राशि में से पेंशन मिलना थी। केंद्र राज्य शासन द्वारा दोनों की ओर से पेंशन दी जाना थी। मगर होता यह कि पेंशन जो मिलती है विधवाओं को वो मिलते मिलते बंद हो जाती है, और इसमें भी उन्होंने जो संख्या रखी है वो 5000 रखी है। 5000 की संख्या किस आधार पे रखी है? क्या उनके पास मापदंड था कि केवल 5000 महिलाएं ही विधवा हुई? यदि 5000 पुरुषों की डेथ हुई है तो महिलाओं की भी डेथ हुई है, बच्चों की भी डेथ हुई है, तो उनके पुनर्वास का इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो पेंशन का जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ कि पेंशन राशि महंगाई के अनुपात में बढ़ना चाहिए, और जितनी महिलाएं विधवा हुई हैं, जो वृद्ध हैं, विकलांग, स्थायी तौर पर विकलांग हुए हैं, उनको भी सामाजिक पुनर्वास के तहत पेंशन मिलना चाहिए। मगर शासन ने नहीं दी। बार बार इस मुद्दे को उठाया गया, संघर्ष हुआ, मगर शासन ने इस और गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। जहां तक मुआवजे का प्रश्न है, मुआवजे में भी क्या मिला है लोगों को? और आर्थिक पुनर्वास के रूप में 104 करोड़ रुपया रखा गया था सेकंड एक्शन प्लान में। 104 करोड़ रुपए में से कितनी राशि अभी शासन खर्च कर पाया है? और जो 152 बरकसेट गोविंदपुरा में औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए, उसमें कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला है, कितनों शिक्षण मिला है? मुझे लगता है कि 38 साल में मुश्किल से इन्होंने 2000 लोगों को भी स्थायी रोजगार नहीं उपलब्ध कराया। तो हर मामले में राज्य सरकार गैस पीड़ितों के आर्थिक सामाजिक पुनर्वास के मामले में फेल साबित हुई है। ना तो पुनर्वास सही ढंग से हुआ है, ना ही लोगों को रोजगार मिल पाया है। तो ये मुद्दे जो 38 साल पहले थे वो आज भी जीवित हैं, और इन्हीं मुद्दों को लेकर जद्दोजहद संघर्ष जारी है। शासन को चाहिए, शासन ने एक कमेटी बनाई थी और उसका नाम था राज्य स्तरीय सलाहकार समिति, जिसमें गैस पीड़ितों के प्रतिनिधि शामिल थे। मगर पिछले 11 साल से उस कमेटी की कोई मीटिंग राज्य शासन ने नहीं बुलाई। तो किस फोरम पे हम लोग ये मुद्दे रखें? कहाँ पर इन मुद्दों का समाधान होगा? यानी शासन गैस पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता से ले ही नहीं रहा है, जिसका परिणाम है कि आज गैस पीड़ित तिल तिल करके मरने के लिए मजबूर है। Okay. So briefly, I'll just translate and I'll request Rachana to pitch in if I miss out some point. But Namdev ji basically described the key issues of rehabilitation, why and how it has failed in terms of two things. Number one is basically again the data issue itself, that on what basis the rehabilitation is being planned. And how is it being, how are the beneficiaries are being defined for rehabilitation process. So he gave the example of widow pensions,
where in 2010 the government in its plan had basically kept some money, which ultimately led to, according to the government, benefited 5,000 widows in Bhopal. But what is the criteria of saying that there are 5,000 widows in Bhopal when there is no agreement on how many people originally died in the immediate wake? So just to revisit, this is something that Namdev ji has not mentioned, but I am just adding this bit for people who are new to the issue. That when the gas disaster happened, and so the government maintains the number of dead to be around 3,000. So if people of all genders, including men, women, and others, if there were only 3,000 who died on the night of the disaster, and there has been no revision in terms of the data related to the death subsequently, then what is the basis of saying that, not only saying, but also saying that the beneficiary of government scheme includes 5,000 widows? Because, we don't know how many people, how many widows were in the immediate wake of the disaster and how many women became widows in the subsequent years. So that is one issue. Second issue that he mentioned is in terms of the process itself, that while survivors organizations have kept the issues alive, both in public memory and in all different public fronts through protest, through campaigns and other initiatives, the committees that the government itself has set up in order to take inputs from the survivors have actually never met in years. So where and how should survivors actually give their inputs? Who is listening and who will really take into account? So what should be the strategy then? Where do they go besides protesting? So these are the two things. Have I missed out something, Rachna? No, you've covered it. Okay. All right. So I'll now move to Rachna then, and I'll request her to briefly give a summary of the different legal issues, which anyway link with all the others that Shehzadi Bi and Namdev ji has spoken about. But if you can, give a brief description of what are the different legal campaigns that are currently active and why people should pay attention to these legal cases. Can you just repeat it? The network is really bad. The last part that you said. Did you get me? Can you repeat the last part that you said? Okay, so I was just saying that if you could briefly describe, because there are several issues related to Bhopal and there are several cases. So if you can briefly tell people about these cases, how they are both different as well as interconnected, and why should people pay attention to these cases which are active in the court? So I think one thing people need to remember vis-a-vis Bhopal, at 38 years after, for killing 25,000 people, for maiming more than 500,000 people, no corporation, no individual has ever gone to jail even for a minute. No one has been held accountable. It's as if this was a faceless crime that no one committed. It's just so happened that people died and people got sick. So मैं कुल मिला के ये बताना चाहती हूँ कि भोपाल 38 सालों में हमने ये देखा है कि 25,000 लोगों को मारने और 5 लाख से ज्यादा लोगों को जिंदगी भर के लिए बीमार करने के लिए एक इंसान एक भी कंपनी को 1 मिनट के लिए भी जेल नहीं हुई है। जेल क्या, उनकी पब्लिक में भी उनकी निंदा नहीं हुई है। और इसमें अलग अलग केसेस हैं, इसमें सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर है, एनवायरमेंटल मैटर है, पर उसमें किसी में भी भोपाल के गैस पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल पाया। They have not had a day in the court. Their day has not come. तो अगर सिर्फ क्रिमिनल मुद्दा ही लिया जाए तो 17 लोगों के ऊपर FIR हुई थी। 3 कंपनी, एक यूनियन कार्बाइड ईस्टर्न हांगकांग और एक यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, और एक फॉरेन इंसान था, वॉरेन एंडरसन, जो उस वक्त यूनियन कार्बाइड का चेयरमैन था, और बाकी भारतीय जो इंडिया UCIL के भारतीय शाखा के पदाधिकारी थे, जिसमें केशव महिंद्रा और 8 और लोग शामिल थे।
इनके खिलाफ। तो हमारे सरकार तो पूरी तरह से विफल रही, किसी भी सीबीआई प्रोसिक्यूशन रहा, संगठन सीबीआई को असिस्ट किए शुरू से ही, पर ये सामने दिख गया था कि कोई इंटरेस्ट नहीं है फॉरेन एक्यूज्ड को लाने के लिए। तो वॉरेन एंडरसन आया 7 जनवरी को, उसको 7 दिसंबर को अरेस्ट किया गया। उसने $500 का बेल बॉन्ड साइन किया कि वो वापस आएगा, और उस दिन का दिन है और आज का दिन है कि वो कभी नहीं आया, और 2014 में वो आजाद होकर एक अच्छी जिंदगी जी कर मर। और ये वो इंसान है जिसने ये फैसले लिए कि यहाँ पर क्या कटबैक्स किए जाएंगे, जिसने ये फैसले किए कि यहाँ पर इस तरह का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा जिससे जहर फैलेगा, जिसने ये फैसले किए कि कूलिंग टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन कॉस्ट कर दी जाएगी। बेसिकली हादसे के लिए पूर्ण रूप से नॉलेज जिम्मेदार इंसान था। और तो फॉरेन एक्यूज्ड पे तो कुछ भी नहीं हो पाया कुल मिला के। यूनियन कार्बाइड यूएसए भगोड़ा घोषित कर दी गई, और वॉरेन एंडरसन भगोड़ा घोषित कर दिया गया 92 में। यूनियन कार्बाइड ईस्टर्न हांगकांग को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। और पर हमें अब पता लगा है बहुत सालों बाद, आप लोगों में से कुछ लोगों ने पता चला होगा कि भगोड़ा घोषित होने के बाद भी जब इनकी संपत्ति कुर्क कर दी गई, क्योंकि आ ही नहीं रहे थे अदालत में बार बार बुलाए जाने पर, तो फिर भी यूनियन कार्बाइड अपने प्रोडक्ट्स भारतीय कंपनीज को, जैसे इंडियन ऑयल, ओएनजीसी को बेचती रही, नाम बदल के, फ्रंट डमी कंपनीज बनाकर। और ये सब जानकारी हमारी सरकार को थी। पूरी तरह से एक मखौल उड़ाया जा रहा था, पूरे हमारे देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मखौल उड़ाया जा रहा था 25,000 लोगों की मौतों का, क्योंकि भारत सरकार इसी कंपनी से व्यापार कर रही थी एक बार जब इसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। यूनियन कार्बाइड यूएसए के प्रतिनिधि को जब नहीं ला पाए तो सीबीआई तो पूरा इसमें छोड़ चुकी थी, तो गैस पीड़ित संगठनों ने ही याचिका मूव करी भोपाल के जिला अदालत में और बोला कि जो यूनियन कार्बाइड का जो 100% मालिक है डाव केमिकल कंपनी, उसको हाजिर कराया जाए और उसको पूछा जाए कि वो एक भगोड़े को शरण क्यों दे रहा है। व्हाई इज डाव केमिकल फ्यूजिटिव? बिकॉज यूनियन कार्बाइड को फ्यूजिटिव घोषित किया गया। तो वो प्रक्रिया चलते 2005 में उनको नोटिस गया, 2005 से लेकर डाव केमिकल अमेरिका को भेजे जा चुके हैं कि वो हाजिर हों, वो हाजिर नहीं होते। यूएस गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उनको समन सर्व नहीं करते, हमारे प्रधानमंत्री जाकर उनसे मिलते हैं, उनको विशेष भोज पर बुलाते हैं। जब उनके खिलाफ हमारे देश की अदालत डाव केमिकल के प्रतिनिधि को बुला रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी उन्हें विशेष भोज पर बुला रहे हैं, तो हमें पता है कि गैस पीड़ितों के हैं और कौन नहीं है। दूसरा है उनके चार्जेस रिड्यूस हो जाते हैं 1996 में, और वो भी इसीलिए क्योंकि सीबीआई ने इस केस में कोई रुचि नहीं ली। तो ये बेसिकली डेथ बाय नेग्लिजेंस हो जाता है, कार एक्सीडेंट, 25,000 लोगों को मारना एक कार एक्सीडेंट के रूप में ट्रांसफर हो जाता है। और 2007 जून 2010 को उनको सिर्फ 2 साल की सजा सुनाई जाती है और वो उसी वक्त जमानत पे सब लोग बाहर आ जाते हैं, और अब अपने महंगे वकीलों और तमाम साधनों के साथ वो पिछले 12 साल से अपील कर रहे हैं और आजाद घूम रहे हैं, किसी एक पेशी में आते नहीं हैं क्योंकि वो बुढ़े हैं और वो बीमार हैं और गैस पीड़ित बिल्कुल स्वस्थ हैं जैसे। तो ये तो इवन जो कोर्ट्स का जो रवैया, आप में से अगर कुछ लोग कभी आए और सुने तो ऐसा लगेगा कि ये हादसा हुआ ही नहीं था। यूनियन कार्बाइड हम सबको विश्वास दिला, उनके वकील ऐसे देते हैं कि उनके अधिकारियों की कोई गलती नहीं थी, वो तो किसी इंसान ने पानी डाल दिया इसलिए हो गया। और वो बेचारे हैं वो 9 लोग जिनके साथ इतने सालों के साथ ऐसा हो रहा है और क्लोजर उनको चाहिए। और अगर इसके साथ साथ पर्यावरण के मामले पे भी मामला चल रहा है। यूनियन कार्बाइड को एक और बहुराष्ट्रीय केमिकल कंपनी ने, डाव केमिकल ने 2001 में खरीदा। उसी वक्त उसने तय कर लिया कि हम यूनियन कार्बाइड की उसकी जो भारत में लायबिलिटी है नहीं लेंगे पर अमेरिका में ले लेंगे। वो उसके दोहरे मापदंड आज भी चलते हैं। तो भारत सरकार ने संगठनों के बहुत दबाव के बाद एक याचिका दायर की मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में, जहां पर वो मांग कर रहे हैं कि ये जो जहरीला कचरा है वो डाव केमिकल और यूनियन कार्बाइड साफ करे, उसके लिए एडवांस जमा करे,
वो एडवांस मांगते मांगते उन्हें 15 साल हो गए हैं। डाउ केमिकल एडवांस जमा नहीं करता है, वो बोलता है हम एक अमेरिकी कंपनी है और भारत के कानून हम पे लागू नहीं होते हैं। उसके बावजूद डाउ केमिकल को इस देश में व्यापार करने दिया जाता है। व्यापार तो छोड़िए, उनका मार्केट शेयर 3% से 23% पिछले 6 सालों में हो गया है। ऐसा ही मामला ये क्यूरेटिव पिटिशन का तो खैर रशीदा आपा ने बताया कि किसी को स्पेसिफिक सवाल हो तो मैं जवाब दे सकती हूँ। और एक मामला जो बहुत ही गैस पीड़ितों के करीब है वो है उनके स्वास्थ्य का मामला। और तो ये 3 गैस पीड़ित संगठन 98 में सुप्रीम कोर्ट गए क्योंकि इलाज की व्यवस्था इतनी खराब थी, और आज भी है, क्योंकि यूनियन कार्बाइड ने कभी भी ये रिवील नहीं किया कि क्या गैसें थी, खाली MIC नहीं थी, और उसका क्या इंसान के शरीर पर एक दिन में, एक साल में, 20 साल में क्या असर हो सकता है। तो कोई टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन नहीं, कुछ जितना भी इलाज दिया जाता है आज भी वो लाक्षणिक इलाज है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। तो अगर तुम्हें सांस फूलता है तो इनहेलर ले लो, तुम्हें दर्द होता है तो किलो में वो खा लो, क्या बोलते हैं, पेन किलर्स खा लो, और तो इस तरह से। तो सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गए ये रिकग्नाइज करवाने के लिए कि गैस पीड़ितों का जीने का अधिकार उनके इलाज के अधिकार से जुड़ा है। तमाम गैस राहत अस्पताल खोले गए। एक भी गैस राहत अस्पताल में आज की स्थिति है, ना तो फेफड़े का डॉक्टर है, ना किडनी का डॉक्टर है, ना कैंसर का डॉक्टर है, ना मस्तिष्क का डॉक्टर है, जबकि ये 4 समस्याएं सबसे ज्यादा हैं गैस पीड़ितों के अंदर। और तो इसी व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कि दवाइयां मिले, और दवाइयां ऐसी कंपनियों से ना मिले जो बैंड है और जो सब स्टैंडर्ड ड्रग्स बनाती हैं, और गैस पीड़ितों के बीमारियों के आंकड़े कंप्यूटरीकरण हो, क्योंकि हमारे पास जब 89 में जब समझौता हुआ, वो समझौता बिना गैस पीड़ितों के पूछे और बिना मेडिकल आंकड़ों के हिसाब से हुआ, पर कम से कम इलाज तो जो इलाज मिले वो तो आंकड़ों के आधार पर इन्फॉर्म्ड, पता तो लगे कि क्या इंसान को क्या बीमारी है, क्या इलाज ले रहा है। एक ही बार तो वो 2-3 अस्पताल से एंटीबायोटिक नहीं ले रहा है, क्या उस एंटीबायोटिक लेने से उसको आराम मिल भी रहा है कि नहीं। तो एक बहुत बड़ा फैसला आया जिसने ये रिकग्नाइज किया कि ये गैस पीड़ितों को मुफ्त और सही इलाज मिलना चाहिए। और कोर्ट के फैसले आने के बावजूद भी, उस फैसले को आए हुए अब 12 साल हो गए हैं, ग्राउंड पर कुछ नहीं बदला है इलाज के मामले में। 80% विशेषज्ञों की कमी होने के बावजूद, डॉक्टरों की 60% से ज्यादा डॉक्टरों की कमी होने। रचना, तुम्हारा म्यूट हो गया। जाए सही आज भी मालूम नहीं है। और ये जो भोपाल मेमोरियल अस्पताल है जो सेटलमेंट का हिस्सा था, जिसे यूनियन कार्बाइड को बोला गया कि आपको एक 500 बेड का अस्पताल बनाना है और गैस पीड़ितों और उनके बच्चों को इलाज देना है, उस अस्पताल में ये हालत है, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की निगरानी में है कि वहां पर डॉक्टर नहीं है। 16 में से 9 विभाग बंद हैं, दवाइयां नहीं मिलती हैं। वहां गैस पीड़ित जाते हैं और उन्हें बोल दिया जाता है कि दूसरे सरकारी अस्पताल में चले जाओ क्योंकि हमारे पास सुविधा नहीं है। तो ये संक्षिप्त में है कुल मिला के कानूनी मामले जो गैस पीड़ित संगठन लड़ते हैं, जमीन पे लड़ते हैं अवेयरनेस के लिए, कोर्ट में लड़ते हैं कुछ बदलाव लाने के लिए जमीनी स्थिति पर। Okay, so we'll just take maybe 2 or 3 questions right now before proceeding with the discussion, just in case, because we have discussed several issues here. अगर किसी का कोई भी सवाल है पुनर्वास को लेके, जहरीले कचरे को लेके या कानूनी कार्यवाही को लेके, तो प्लीज पूछ सकते हैं आप अपने आप को अनम्यूट करके, या फिर चैट पे भी भेज सकते हैं तो हम रीड कर लेंगे। मैंने सुहास जी का कमेंट अभी देखा, उन्होंने रचना को बोला है कि आप लीगल अपडेट अगर शेयर करेंगे किसी डॉक्यूमेंट में तो वो बाकी संगठनों में उसको साझा करेंगे। ठीक है, मैं कर दूंगी। ओके, अगर किसी का कोई सवाल है तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं या खुद को अनम्यूट करके सवाल डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं।
ओके, तो शायद लोग अपने सवालों को भी सोच रहे होंगे दिमाग में, क्योंकि काफी सारी जानकारी है ये। रचना, एक मैं चीज आपसे ये पूछना चाहती थी कि आपने आरटीआई का बहुत इस्तेमाल किया है, और अपनी अभी जो आपने बात कही उसमें आपने और बाकी सब साथियों ने भी वाली बात बार बार बताई है कि भोपाल की लड़ाई में न केवल तथ्य छिपाए गए, बल्कि गलत तथ्यों को बनाया भी गया, तथ्य बताए भी नहीं गए। So the information and the right to information has been extremely central to the cause of भोपाल। थोड़ा खुद के लिए भी, क्योंकि ये इतने सीरियस मुद्दे हैं, लेकिन भोपाल में ऐसे बहुत इंस्पायरिंग एक्शंस भी हुए हैं। आप लोगों ने ना केवल दावे किए, बल्कि उन दावों के लिए आपने सबूत भी ढूंढे खुद ही आरटीआई का इस्तेमाल करके। तो अगर आप ऐसे 2-3 कोई मेन चीजें अगर आप बताना चाहें लोगों को कि कैसे आरटीआई का आपने इस्तेमाल किया रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्यूमेंट्स को निकालने के लिए और उसको पब्लिक के बीच में लाने के लिए। हाँ, तो एक तो जैसे सरकार का ये कहना है कि 93% गैस पीड़ितों को माइनर इंजरी हुई है, मतलब वो एक दिन अस्पताल गए और वो ठीक हो गए। और इवन ये भी है डेफिनेशन माइनर इंजरी की कि कि उनको गैस की वजह से कोई परेशानी नहीं हुई, MIC एक्सपोजर से उनको कोई परेशानी ही नहीं हुई। तो हमने आरटीआई का इस्तेमाल किया और हमने ये पता कराया, ये हमें पता लगा कि हादसे होने के 3 महीने बाद, मतलब फरवरी 1985 में यूनियन कार्बाइड के टॉप अधिकारी भारत सरकार के रसायन मंत्रालय से मिलते हैं और बोलते हैं देखिए सेटलमेंट इस प्रकार से होनी चाहिए। उस वक्त सेटलमेंट का कोई नामो निशान नहीं था। उस वक्त तो अमेरिका में हमारी सरकार लगा रही थी कि हमें बहुत ज्यादा पैसा दिया जाए, पर यहाँ पर एक प्रपोजल दे दिया गया था फरवरी 89 में कि डेथ के लिए 1 लाख मिलना चाहिए, जो इवेंचुअली में वही हुआ। उन्होंने 4 कैटेगरीज बनाई, बोला कि एक डेथ होगी, एक परमानेंट इंजरी होगी, एक टेम्पररी इंजरी होगी और एक माइनर इंजरी होगी। अब और माइनर इंजरी की कैटेगरी यूनियन कार्बाइड ने ही सजेस्ट करी और उसी में 93% सर्वाइवर्स को डाल दिया गया। मतलब जो बिल्कुल कारखाने के सामने रहते थे उनको भी माइनर इंजरी में डाल दिया गया। तो ये हमने डॉक्यूमेंट निकाला कि ये सेटलमेंट तो सरकार के दिमाग से आई ही नहीं, ये सेटलमेंट तो कार्बाइड ने ही प्रपोज करी और वो कुछ भी बोलती रही हो सरकार कि हम ये करेंगे, हम अमेरिका जाएंगे और वो करेंगे। अंत में जब समझौता हुआ बिना किसी गैस पीड़ित के पीछे और पूछे और बिना कोई मेडिकल आंकड़े के आधार पर, तो एग्जैक्टली वही कैटेगराइजेशन फॉलो की गई। हमें इतना भी पता चला कि किस तरह से यूएस सरकार हमारी सरकार पर दबाव डालती थी। हेनरी किसिंजर जो यूएस में सेक्रेटरी, आई थिंक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वो सेटलमेंट 1989 में हुई और वो लिख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री को, उस वक्त राजीव गांधी जी थे, उनको लिख रहे हैं कि ये अब हमने तय कर लिया, इतना ही होगा, 500 के करीब 470 देने को तैयार है, बहुत जेनरस है, तुम ले लो, अब तुम इसको मना मत करना। और 9 महीने बाद वही सब कुछ हो जाता है। हमने आरटीआई के जरिए कुल मिला के जो कल्यूजन है सरकार के बीच और कंपनी के बीच, उसको उजागर किया है। ये तो हम कर नहीं पाए समझौते से पहले, मतलब गैस पीड़ितों के मुआवजे के मामले पे तो उस वक्त नहीं कर पाए, पर एक और सेटलमेंट होने से संगठनों ने रोकी सूचना के अधिकार का प्रयोग करते हुए। वो ये है कि 2004-5 में जब संगठन लगातार इस पे कर रहे थे जहरीले कचरे के मुद्दे पे, और कैसे वो डाव की जिम्मेदारी है और कैसे डाव केमिकल दोहरे मापदंड अपना रही है भारतीय लोगों के प्रति। तो एक यूएस इंडिया सीईओ फोरम करके है, जहां पर यूएस और इंडिया दोनों के जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं वो इसमें होते हैं। उस वक्त रतन टाटा थे भारत की तरफ से और डाव केमिकल की तरफ से एंड्रू लिवरिस, दोनों चेयरमैन थे यूएस इंडिया सीईओ फोरम के। और तो हमने आरटीआई से ये बेसिकली चिट्ठियां निकाली जहां पर एंड्रू लिवरिस डाव के सीईओ लिख रहे हैं
रतन टाटा को कि भैया देखो सुनो, ये हम इतना पैसा लगा देंगे तुम्हारे देश में, पर तुम ऐसा करवाओ कि ये हमको भोपाल की जिम्मेदारी और भोपाल के लेगेसी इश्यूज को हमको डील ना करना पड़े। हमारे को सरकार, क्योंकि संगठनों के दबाव की वजह से सरकार ने डाव केमिकल को नेम कर दिया पिटिशन में कि आपको जहरीले कचरे की सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल हमारे देश में भी लागू होता है, अमेरिका में भी, तो आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो उसी से वो पूरा शुरू हुआ। ऐसा कोई नेता नहीं उन्होंने छोड़ा होगा, कमलनाथ से लेके चिदम्बरम टू मोंटेक सिंह अहलूवालिया, जिनको लिखा है बेसिकली हम इतना निवेश करेंगे इस शर्त पर ये जो हमारे ऊपर केस लगाया है तुमने ये हटवा दो, और हमें भोपाल लेगेसी के इशू से जोड़ो नहीं कहीं से भी। वो यूनियन कार्बाइड का था, उसको यूनियन कार्बाइड तक ही रहने दो, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। तो वो जब निकला तब क्योंकि पूरा मन बन गया था, इतना भी समझ में आ गया था उन दस्तावेजों से कि पूरी तरह से इस प्रपोजल को फेवरेबली देखा जा रहा था, और वो किसी भी दिन हो जाता और सरकार वो कर लेती, फिर से समझौता कर लेती, क्योंकि ये दस्तावेज मिल गए तो वो रुक गया। इससे ज्यादा क्या थू होती, तो वो केस वापस नहीं ले पाए, और उसी की बदौलत है कि आज हम इवन क्यूरेटिव में भी डाव को ला पाए हैं। तीसरा एक रहा है कि हमने गैस पीड़ितों के ऊपर भोपाल मेमोरियल अस्पताल जो बना, भोपाल मेमोरियल अस्पताल गैस पीड़ितों को, सिर्फ गैस पीड़ितों को इलाज देने के लिए बना, पर क्योंकि उसके ट्रस्टी, क्योंकि जो उस वक्त वो ट्रस्ट चलाता था, उनकी कभी भी मुख्य उद्देश्य ये नहीं था। उनका मुख्य उद्देश्य था कि कैसे हम गैस पीड़ितों को दे दें इलाज, पर प्राइवेट लोगों को ज्यादा दें, उससे पैसा कमाएं। तो उन्होंने गैर कानूनी रूप से बिना किसी गैस पीड़ित को बताए उनके ऊपर ड्रग ट्रायल्स करने शुरू कर दिए, और उसी प्रोसेस में 13 गैस पीड़ितों को मार दिया। ये किसी गैस पीड़ित को पता नहीं था। कुछ 300 गैस पीड़ितों के ऊपर ड्रग ट्रायल्स किए, इवन दो प्राइवेट मरीज वहां आते थे। सिर्फ 10 प्राइवेट मरीज पे हुआ और 300 गैस पीड़ितों पे हुआ, और 13 गैस पीड़ित मरे और कोई नहीं मरा इसमें। तो वो पूरी तरह से वो बात भोपाल, क्योंकि उस वक्त ये ट्रस्ट था, इसके ऊपर सूचना का अधिकार लागू नहीं हो रहा था, तो संगठन लड़े कि ये जो पैसा आया है सरकार से आया है, इसको आना चाहिए, सारी जानकारी देनी चाहिए। और तभी हमें पता चला कि कैसे यहाँ के डॉक्टर खुद भयंकर पैसा कमाए हैं इन्हीं फार्मा कंपनी से, एस्ट्राजेनेका, सनोफी, एवेंटिस, और गैस पीड़ितों पे ड्रग ट्रायल्स कर डाले, और किसी एक गैस पीड़ित को पता नहीं है कि उनके ऊपर ड्रग ट्रायल हुए। जो लोग 13 मरे उनको ये भी नहीं पता था कि वो इस ड्रग की वजह से मरे हैं, और वो सब सूचना के अधिकार से ही निकला। ऐसे और सूचना के अधिकार के साथ साथ गैस पीड़ितों के संगठनों ने बहुत क्रिएटिव एक्शन किए हैं। जब पानी नहीं देते थे तो हम लोग मंत्रियों के और अफसरों के घर चले जाते थे, रात तक इंतजार करते थे, और जब रात के 9 बजते थे हम ढोल धमाका लेके आते थे और बजाते थे, गाना बजाते थे, उनकी नींद उड़ाते थे। नहीं, महीनों तक किया। इसका नाम था नींद उड़ाओ आंदोलन। तुम हमें पानी नहीं दोगे, हम तुम्हें सोने नहीं देंगे। पर अगर और सवाल हो तो मैं बता सकती हूँ, पर ये कुछ उदाहरण। आई थिंक मैं थोड़ा टाइम और लोगों को देना चाहती हूँ लीगल के ऊपर क्वेश्चंस सोचने के लिए। लोगों ने लिखना स्टार्ट किया, लेकिन उससे पहले मैं रशीद आपा और शहजादी बी के लिए एक सवाल है, क्योंकि दोनों आपा और शहजादी बी पदयात्रा में शामिल रहे हैं 2004-2006 में। आपा ने तो 2004 से भी बहुत पहले की एक पदयात्रा आई थी, गैस कांड के तुरंत बाद ही भी करी थी महिलाओं के साथ, जो एक पहली पदयात्रा उन्होंने करी थी। तो आपा, आपसे मेरा एक सवाल ये कि आपकी जो स्टेशनरी कर्मचारी संघ की जो लड़ाई रही है ना, मतलब पर्यावरण के ऊपर तो लोगों को फिर भी थोड़ा बहुत पता है, लेकिन आपकी जो वो स्टेशनरी कर्मचारी संघ की जो एक लड़ाई रही है लंबी, कि कैसे महिलाओं का आपने ट्रेड यूनियन बनाया, ट्रेड यूनियन आपको क्यों बनाना पड़ा था, और उसका क्योंकि ज्यादा विवरण भारत की ट्रेड यूनियन भी नहीं बताते हैं लोगों को, तो ये एक थोड़ा दुखद बात है कि जो बात ट्रेड यूनियन और एक्टिविस्ट लोगों को सामने रखनी चाहिए वो बात भी कम ही लोगों के बीच में जाती है। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे साथी हमारे हैं जो अलग अलग संगठनों से, तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा संक्षिप्त में स्टेशनरी कर्मचारी संघ की जो एक लड़ाई रही है लंबी, और महिलाओं ने कैसे वो 1900 आई थिंक 1987 या 18 में आपने वो करी थी ना पदयात्रा, 1990। हाँ 1990। हाँ,
आप थोड़ा उसके बारे में बताइए और फिर मैं शहजादी बी के पास दूसरी पदयात्रा के लिए जाऊंगी। क्या था कि गैस निकलने के बाद घर घर में बेरोजगारी थी, बीमार थे लोग, तो सरकार ने एक योजना बनाई थी कि हम लोगों को 3 महीने की ट्रेनिंग देंगे, उसमें काम सिखाएंगे और वो अपना रोजगार खुद करेंगे। तो उसमें उन्होंने 100 महिलाओं को लिया था, 50 हिंदू 50 मुस्लिम महिलाएं थी, और एक सेंटर डाला था, स्टेशनरी सेंटर। उसमें रजिस्टर बनाना, फाइल कवर बनाना सिखाएंगे। जब 3 महीने हुए और उन्होंने एक दिन भी पेपर भी नहीं दिया, और 150 रुपए देते थे, 5 रुपए रोज देते थे। 3 महीने उन्होंने दिया, उसके बाद कहा कि आप काम सीख गए, आप लोग जाइए। हमने कहा हम लोग काम कहाँ सीखे, हमें तो पेपर भी देखने को नहीं मिला, कैसे मोड़ना है, कैसे क्या करना है। आप कह रहे काम सीख गए, हम कहाँ जाए अब। तो उन्होंने कहा नहीं, बस सरकार का यही आदेश था, और अब इसके अलावा आपको हम नहीं रख सकते, दूसरा बेच डालेंगे। 100 बेच कर हम डालते हैं। तो हमने कहा कि हम नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठे। अभी हमें 150 रुपए मिल रहे थे, थोड़ा हमारा सहारा था, अब वो भी छिन जाएगा तो हम कहाँ जाए। तो उन्होंने कहा कि आप मंत्री के पास जाओ। वहां गए, उन्होंने कहा हम पीस रेट पर काम देंगे। हमने कहा ठीक है, आप पीस रेट पर काम दे दो। जब पीस रेट पर काम दिया तो पूरे महीने बिठाया, एक दिन काम दिया, और वो दूसरे जब तनख्वाह बनाई तो टोटल 6 रुपए तनख्वाह दी उन्होंने। तो हमने कहा ये 6 रुपए का हम क्या करेंगे, पूरे महीने हम बैठे रहे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका काम इतना ही हुआ था, आपने जितना दिया उतना हमने किया। वो कहने लगे नहीं बस यही मिलेंगे आपको। हमने कहा नहीं, तो अब हमें लेना ही नहीं है, सरकार का पेट भूखी है, हम लोगों का पेट गैस से भर चुका है, अब हम क्या करेंगे, पैसे लेके हम लोग यहीं बैठ के काम करेंगे। तो 3 महीने हमने तनख्वाह नहीं ली। उसके बाद हम लोगों को किसी ने बताया कि आप एक यूनियन बना लो, जहाँ एक छत के नीचे जहाँ 20 लोग बैठ के काम करते हैं, वहाँ एक यूनियन होती है। आपको 100 महिलाएं हो, आप एक यूनियन बनाओ। तो इंदौर में जाके लोगों ने बताया, इंदौर में रजिस्ट्रेशन होता है। हमने इंदौर में उसको गए और लोगों से बात की, कैसे बनता है, क्या होता है, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं, जानते ही नहीं थे कि यूनियन क्या होती है, कहाँ बनती, कैसे होती है। पूछ पूछ के काम किया और यूनियन बनाई। और उसमें हम लोगों ने लाके लेटर दिया, प्रमाण पत्र। तो वो लोग क्या लगे कैसे बन गई आपकी यूनियन। हमने कहा भाई जैसे बनती है कानूनी तौर से बना के लाए। उसमें फिर हम लोगों ने 3 महीने तनख्वाह नहीं ली, वैसे ही बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा कि हम पीस रेट पे आपको काम देंगे, आप करोगे। हमने कहा पीस रेट पे आप देंगे, हम करेंगे। तो फिर उन्होंने 10-25 का, कभी 50 का ऐसे काम देना शुरू किया। महीने में 150 से 200 का काम मिल जाता था। 2.5 साल तक चला। 2.5 साल के बाद फिर हम लोगों ने कहा कि ये फैक्ट्री एक्ट के तहत इसको लागू होना चाहिए कि फैक्ट्री के एक छत के नीचे हम लोग बैठ के काम करते। कह लीजिए तो मांग आपकी बहुत बड़ी है, जो नहीं हो सकता है। हमने कहा ठीक है, नहीं हो सकता। तो हम जाके बल्लभ भवन में बैठ गए। 27 दिन तक वहां बैठे रहे, और वहां पे पूरी महिलाओं ने रात रात भर ढोलकी बजाए, रात भर सोने नहीं दिया, कोई मीटिंग नहीं करने दी बल्लभ भवन पे। और उन्होंने कहा कि आप लोग चले जाओ, आपको हम पैसे बढ़ा देंगे। जो जिसके हम 5 नए पैसे देते हैं उसके हम 6 पैसे कर देंगे, जिसके 10 पैसे देते हैं उसके हम 15 पैसे कर देंगे। हमने कहा ऐसा करो, आप 6 देते, 5 देते तो 4 कर दो, लेकिन हमें कानून के तहत दो। उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत बड़ी मांग है आपकी, नहीं हो सकती है। तो हमने कहा हम बैठे हैं। फिर उन्होंने 45 दिन के अंदर मांगे मानी कि ठीक है, हम आपको गवर्नमेंट प्रेस में दे देते हैं, और गवर्नमेंट प्रेस में आपको तनख्वाह भी मिलेगी और आप लोगों को काम भी मिलेगा वहां पे। हमने कहा ठीक है, बड़े खुश हो गए कि चलो अच्छा है, काम मिलेगा और अपने को तनख्वाह मिलने लगेगी। जब वहां गए, वहां देखा तो वहां तो 400 हमें मिलते थे 435 रुपए, और उसी काम करने वाले को मिलते थे 2400 रुपए। हमने कहा ऐसा क्यों? तो कहला आप गैस पीड़ित, तो इसलिए आपको इतना नहीं दे सकते। वहां से फिर हम लोगों को बहुत ही गुस्सा आया, और सब महिलाएं कहने लगे क्या बाजी अपन को ऐसे काम नहीं करना, अपन तो फिर से जाकर बैठ जाते हैं, और हमें तो वही मिलना चाहिए जो वहां के कर्मचारियों को मिलता है। और अस्पतालों में जाते थे, अस्पतालों में देखा कि डॉक्टर छूत की बीमारी जैसा करते थे, दूर खड़ा कर देते थे, और नाम पूछा और दवा लिख दी। तो हम लोग कहते थे कि आखिर ऐसा क्या, भोपाल वालों ने हम लोगों ने करा क्या है कि ना डॉक्टर हाथ लगाते हैं, ना ब्लड प्रेशर देखते हैं, ना हमें थर्मामीटर लगाते, कुछ भी नहीं करते, वो दवा दे देते हैं। और रिसेप्ट्रॉन, पीसीएम, सीपीएम दवाइयां दी हो जाओ, कोई दवा ऐसी नहीं जिससे हम लोग ठीक हो सके। तो उस बात को लेकर हम लोग जब धरने पे बैठे थे, हमने कहा कि भोपाल को सभी को रोजगार मिलना चाहिए, इलाज सही मिलना चाहिए, और सबका पुनर्वास हो, तभी हम यहाँ से जाएंगे। तो हम वहां पे बैठे रहे 27 दिन, वहां सुनवाई नहीं हुई। तो 1989 की बात है। 1989 में हम लोगों ने अचानक ही फैसला लिया कि हम दिल्ली पैदल जाएंगे। तो और राजीव गांधी को बताएंगे कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, हम पीड़ित हैं, और हमें ना तो इलाज मिल रहा है, ना हमारा रोजगार मिल रहा है, ना पुनर्वास हो रहा है। दिल्ली कभी देखी नहीं थी, नाम सुना था खाली दिल्ली का। लेकिन ट्रेड यूनियन के तहत हमने कहा कि जब ट्रेड यूनियन में इतने कानून दिए गए हैं, ट्रेड यूनियन की सुनवाई होती है, हमारी तो ट्रेड यूनियन हमने बना ली है, और 100 महिलाएं एक साथ हैं, हमारे राजीव गांधी सुनेंगे। जब हम वहां से 1989 में पैदल चले तो हम लोगों के पास एक पैसा भी नहीं था।
दो जोड़े और एक चादर लेके हम लोग निकल गए। रास्ते में मांगते खाते जाते थे, कोई कभी गांव का आटा दे देते थे, कोई सब्जी दे देता था, कभी कोई कमिश्नर मिल जाते थे, कभी कोई पुलिस अधिकारी मिल जाते थे, वो लोग हमें खाने के दे देते थे सामान। ऐसे करके किसी ने बच्चों 25 बच्चे थे छोटे छोटे साथ में, तो किसी ने अपनी पायल बेच के दूध पिलाया, मुंह के बच्चे थे तो किसी ने अपना मंगलसूत्र बेच दिया। कैसे भी करके जब चंबल की घाटी से निकले तो लोगों ने कहा था चंबल की घाटी में लोग आपको लूट लेंगे। हमने कहा नहीं लूटेंगे, देखेंगे। जब गए तो वहां पे एक डाकू मिले, उन्होंने कहा कि आप हमारी बहनें हो और आपको हम लोग घर ले चलते। उन्होंने वो मिट्टी के ढेरों में उनका कहीं घर था, वहां लेके गए। उन्होंने वहां पे दूध बच्चों को दिया और हमें 400 रुपये दिए कि आप 400 रुपये लो बहने, हम अगर बस चलता तो हम राजीव गांधी से आपको मिलवा। वहां गए, वहां जाकर बैठे, इंडिया गेट पहुंचे। इंडिया गेट पर राजीव गांधी नहीं मिले, उन्होंने कहा वो पेरिस जा रहा है, वो नहीं मिलेंगे। मोतीलाल वोरा आए, कहने लगे चलो हम आपको जो आप मांग रही हो सब देंगे, सब गैसपुर रोजगार, इलाज, पुनर्वास सब कुछ होगा, और आपका जो वहां पे गवर्नमेंट प्रेस में नौकरी है वो पक्की करवा देंगे हम आपकी, और आपको जो उन्हें मिल रहा है वही आपको मिलेगा। हमने कहा मंत्री, हम ये समझते थे मंत्री झूठ नहीं बोलते, तो मंत्री बोल रहे हैं तो सच बोल रहे हैं। हमने कहा आप लिख के दे दो, आपको यकीन नहीं है? हमने कहा नहीं यकीन तो है। जब उस जमाने में हम ये समझते थे कि कभी मंत्री झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा आप ट्रेन से चली जाओ। हम वापस आ गए। उस दिन का दिन है कि आज का दिन है, दोबारा मोतीलाल वोरा नहीं मिले। फिर हम लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट में उन्होंने कहा ट्रिब्यूनल में केस लगा दो। वहां लगाया, वहां 3 साल केस चला, फैसला मिला कि हाँ इनको 2 साल का वेतन अंदर दे के इनको रेगुलर किया जाए। तो विभाग ने हाई कोर्ट में अपील कर दी। हाई कोर्ट में अपील हुई, वहां 3 साल लड़े। उन्होंने कहा आप गलत कोर्ट में आ गए, आप लेबर कोर्ट जाओ। लेबर कोर्ट में गए, लेबर कोर्ट में 2 साल लड़ाई 2002 में फैसला मिला कि इनको रेगुलर किया जाए और इनको 2 साल का वेतन अंदर देते हुए वही दिया जाए जो गाँव के कर्मचारियों को दिया जाता है। तो वो चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में 4 साल चला, फिर चले गए वो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 2013 में फैसला मिला कि इनको 15,000 रुपये फिक्स कर दिया जाए। तो 15,000 रुपये अभी महीना है फिक्स है। और सरकार ने जो अभी 2016 में आदेश निकाला है, कह रहा है आप गैस पड़े तो आपको नहीं देंगे। तो 2016 में वेतनमान देने का है, वो नहीं दे रहा है, ना ही फंड दे रहा है, ना पेंशन दे रहा है। अभी वही लड़ाई चल रही है। लेकिन ये है कि भोपाल के जितने भी लोग हैं, जितने गैस पीड़ित थे, जो उन्होंने 40 सेंटर खोले थे, उसमें सिर्फ 100 महिलाओं का ही काम लड़ाई से मिला है, बाकी किसी को कुछ नहीं मिला। ये 100 महिलाएं ही काम कर रही थी, बाकी जितने भी थे सब सेंटर बंद हो गए। 70 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद 70 महिलाओं को रोजगार नहीं दे पाई सरकार। ट्रेड यूनियन से ये फायदा हुआ है कि 100 महिलाएं आज कुछ ना कुछ कर रही हैं, थोड़ा बहुत उन्हें मिल रहा है, लेकिन जो इंसाफ मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला। I'll briefly translate this. आपा मैं translate कर देती हूँ बाकी लोगों के लिए, छोटे में ये वाला पूरा किस्सा. So basically Rashida Appa explained, the almost 38 years of their legal struggle also as women affected by gas, and then fighting for their rights as a labor trade union. So basically the government had targeted their rehabilitation, they focused rehabilitation policies and program primarily on women, and they had created worksheds for women, giving them temporary employment and training. So once they were about to close the worksheds, there were 100 women who organized themselves into a trade union, and that's how they survived the state crackdown on the trade unions, by registering themselves as a as a legal entity. Subsequently to that, they fought their legal struggle started. As it's remarkable because I think probably in the world this is one of its kind struggle, where women who are affected by the toxics of a factory unionized themselves and then led the fight on both the fronts, on labor front and then on the environmental justice front. So on one side, the 3 main fights that they had was, number 1, of equal pay for equal work. Then, first fight was about the right to work itself, that not just the training to employment, but the government should also ensure employment itself, not just the training. So first fight was about the right to work. The second fight was about the equal pay for equal work. And the third fight that they led was about regularization of their job, which is still continuing, because in 2016, the government basically refused them, saying that you are gas survivors, you are not
deserving of this benefit. So that fight is still on. In the 1989, when they were basically fighting for the right to work itself and to protect their union, they had actually walked almost 850 kilometers from Bhopal to Delhi. And she gave a very vivid account of what happened during that Padyatra or the foot march, where the women met who had no previous background in either activism or were not even educated, and were pretty naive in terms of the politics and street smartness that is required to survive this, everyday street violences. But they went in search of justice to Delhi. Unfortunately, even though both cops as well as the bandits sheltered them and protected them in their foot march, when they went to Delhi, they came back empty-handed. So that's one account. I now move to Shehzadi Appa, who is also a Padyatri, and she participated, and I would want to ask her her experiences of the subsequent Padyatras that happened. शहजादी भी, आपसे मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपने एक गैस पीड़ित और पानी पीड़ित दोनों के तौर पे पदयात्रा में हिस्सा लिया है। आप भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं लोगों के साथ, और आप बहुत बार, मुझे लगता है बहुत सारे एक्शंस में आप जेल भी गई हैं। मैं आपसे एक तो ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपका ये पदयात्रा आपके हिसाब से क्यों जरूरी है? पदयात्रा क्या काम करती है? मतलब क्या ये हम खुद को टॉर्चर करने के लिए कर रहे हैं पदयात्रा, कि भोपालियों के पास कोई और रास्ता नहीं बचता है तो वो अपने आप को टॉर्चर करते हुए भोपाल से दिल्ली तक जाते हैं, या पदयात्रा आप लोग एक संगठन के तौर पे इसका कोई बड़ा मकसद भी समझते हैं कि ऐसी पदयात्राएं क्यों होनी चाहिए देश में? आपके क्या अनुभव रहे पदयात्रा से? शालिनी, सॉरी, आई थिंक वो इंटरनेट का दिक्कत हो रहा है। आप जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं शहजादी भी। तो आई थिंक रशीदा अपा इज हियर, मे बी शी कैन। हाँ। अब शायद उन्होंने सुना नहीं होगा आपका जो इंटरवेंशन था। एक बार अगर फिर से बता दे तो फिर सही रहे। ओके, आपा, आपने मेरा प्रश्न सुना था जो मैंने शहजादी बी के लिए किया, या मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ आपके लिए? एक बार रिपीट कर दो प्लीज। हाँ, तो सवाल ये था कि ये जो पदयात्रा जो भोपाली करते हैं या करी है पिछले, तो आपने एक पदयात्रा का जिक्र किया, मैं बाकियों के बारे में भी पूछना चाहती थी कि जो 2004-2006 में हुई, मतलब भोपालियों के लिए पदयात्रा का क्या मतलब है? क्या वो खुद को टॉर्चर करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या दूसरों की केवल हमदर्दी जीतने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या है पदयात्रा क्यों होनी चाहिए देश में? अभी हम जानते हैं राहुल गांधी भी एक पदयात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ो अभियान के साथ, पर आपका क्या अनुभव रहा? आपने एक पदयात्रा का जिक्र किया, बाकी जो दो हुई उसका क्या एक कोई रणनीति थी जो आप पदयात्रा करी आपने, और उससे क्या समझ बनी? हेलो आपा, म्यूट है आप। हाँ शालिनी, उनका शायद वही इंटरनेट का दिक्कत आ रहा था तो फिर से ड्रॉप ऑफ हो गए थे, लेकिन 1 मिनट रुक जाते हैं शायद वो I think Appa is connected. She is just mute. हाँ, but she is not being able to turn the video and audio on. Okay. मैं आ गई हूँ। अच्छा, कौन आ गई है? मीरा? ओके। कभी कभी इंटरनेट की वजह से हो जाता है वो ऑन, मतलब लॉग ऑफ लॉग ऑन हो रहे हैं। हाँ, ड्रॉप होता होगा सिग्नल, तो 1 मिनट रुक जाता है, शायद वो अभी जुड़ जाएंगे। ठीक है। रशीदा आपा?
ओके, इतने आई थिंक आप जुड़े वापस आए, तो इतने में आप लोगों को पदयात्रा से जुड़ा हुआ एक गाना सुनवा देती हूँ, अगर आप लोग चाहेंगे तो। अगर चाहते हैं तो हाँ बोलिए। जी बिल्कुल शालिनी, थैंक यू। ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कैन आई शेयर द स्क्रीन? यस, उसमें बस वो साउंड को क्लिक कर दीजिएगा जब आप शेयर करते हैं। राइट, ओके। ने हमें गाना सुनाया था जब हम उनकी ओरल हिस्ट्री रिकॉर्ड कर रहे थे, कि जब आप लोग, ये रशीदा आपा की साथी हैं जो कि 1989 वाली जो पदयात्रा हुई थी काम को लेकर, उसमें वो साथी थी, तो वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी गैस की मारी गुइया। जी जी शालिनी जी, मैं आज आ गई। ओके ओके, तो फिर शहजादी भी, जब मैं 1 सेकंड का गाना सुनवाना चाहती थी लोगों को जो पदयात्रा से रिलेटेड था, और फिर आप बने रहिएगा, आपके पास वापस आ रहे हैं। जी। हमसे भुवन चढ़ो ना जाए मैया, मैं तुम्हारी गैस की मारी मैया, मुझसे भुवन चढ़ो ना जाए मैया। 3 दिसंबर सन 84, 3 दिसंबर सन 84, 12 बजे की रात मैया, मुझसे भुवन चढ़ो ना जाए मैया। आंसू भी आ रहे, खांसी भी आ रही, आंसू भी आ रहे, खांसी भी आ रही, रास्ता चलो ना जाए मैया, मैं तुम्हारी गैस की मारी मैया, मैं तुम्हारी गैस की मारी मैया, मुझसे भुवन चढ़ो ना जाए मैया। ओके, सो ये था एक छोटा सा क्रिएटिव इंटरवेंशन। अभी वापस शहजादी बी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि पदयात्रा में उनका अनुभव कैसा रहा। जी, पदयात्रा हम इसलिए गए थे, कि जो भोपाल के साथ हो रहा है, भोपाल के जहरीला कचरे के पानी के वजह से जो भोपाल के साथ हो रहा है, वो दुनिया को दिखा सकें और दुनिया तक ये बात पहुंचा सकें कि हमें भोपाल पानी के लिए परेशानी है। तो हम दूसरी जगहों जहाँ वहाँ हमने ये देखा, हमसे बुरा माहौल पीलू खेड़ी का था, तो वहाँ लोगों को पीने को पानी नहीं मिल रहा था। वो नदी से कम से 2 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे। तो वो हमें दूसरों से सीखने मिला और हमारी जो कहानी थी वो दूसरों को देखने को मिली कि कहीं हमारे जैसा और कोई परेशान ना हो सके। तो हम 6 मांगों को भोपाल दिल्ली पर गए थे कि हमें पीने को साफ पानी मिल सके, हमारे भोपाल में एक आयोग बन सके, पुनर्वास के बारे में कि लोगों को पुनर्वास मिल सके। तो हम ये मांगों को लेकर भोपाल से दिल्ली का पदयात्रा कर रहे। तो हमें पदयात्रा करने से ये हौसला मिला कि हमसे और भी लोग ज्यादा परेशान है पानी के लिए। तो उन लोगों ने भी हमारा साथ दिया कि आप लोगों के हम साथ हैं और आप हमारे लिए भी कोशिश करिए और हम आप लोगों के लिए भी कोशिश करेंगे। ओके, पदयात्रा में बहुत अच्छा लगा। जितने हमारे सारे लोग मिलजुल कर खाना पकाते थे, खाते थे और अपनी दुख दर्द को बांटते थे। और उसके लिए पानी के चलते चलते हम 1 महीना 5 दिन में दिल्ली पहुंचे थे। लोगों के पैरों में छाले पड़, लेकिन फिर भी सरकार ने हमसे रास्ते में ये नहीं कहा कि आप लौट कर चले जाओ, हम आप लोगों की मांग पूरी करेंगे। वहां जाने के बाद भी हमने भूख हड़ताल करी। उसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जब उन्होंने हमें 6 रोज हमने भूख हड़ताल करी थी। उसके बाद उन्होंने हमें बुलाया था, हमें आश्वासन दिया
हम आपका पानी पीने के लिए देंगे, पानी पीने के योग नहीं है। फिर भी हमें नहीं मिला था पानी 2006 से 2010 तक। टैंकरों 2008 में हम फिर पैदल गए, जब उसके बावजूद हमें 2010 में टैंकरों के द्वारा टंकियां रखी गई, टैंकरों से टंकियां भरवाई गई। 2010 तक और 2011 और 12 में पाइपलाइन डली, जब हमें पानी पीने को मिला। थैंक यू शहजादी भी। अभी मैं नामदेव जी से पूछना चाहती हूँ, एक सवाल चैट पर आया है जूम पे कि जैसे आपने और बाकी सब लोगों ने भी, आप लोग अब सीनियर एक्टिविस्ट भी हैं संगठन में और बहुत लंबे समय से मुद्दों को उठाते आए हैं, आप लोग कैसे देखते हैं? मतलब आपने तो खासतौर पे नामदेव जी, आपने तो बहुत सारा काम जो है अपना वो वृद्ध और निराश्रित लोगों के साथ किया है भोपाल में, तो आप अपनी लड़ाई को युवा जो लोग हैं उनकी लड़ाई से कैसे, क्या आप जुड़ा हुआ पाते हैं? आपको लगता है कि दोनों में कोई कनेक्शन है, आपकी लड़ाई में और युवा साथियों की लड़ाई में? युवाओं के जो कौन से वृद्ध ऐसे मुद्दे हैं हैं जो आप? उनको जिस पेंशन की, युवाओं का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है रोजगार का। जो बेरोजगार हैं उन्हें स्थायी तौर पे रोजगार उपलब्ध हो, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने रोजगार उपलब्ध नहीं, एक्शन प्लान तो बनाया मगर एक्शन प्लान में जो राशि आई उससे जो रोजगार उपलब्ध होना था वो रोजगार आज तक राज्य शासन द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। तो युवाओं का भी अपना मुद्दा है और इन्हीं मुद्दों को लेकर संघर्ष जारी रहता है। जो 152 वर्ग साइट का निर्माण कराया उसमें से अधिकांश खाली पड़े हुए हैं, कोई उसको स्टार्ट नहीं किया गया। इस तरीके से ITI में प्रशिक्षण देने का कोई मत नहीं, जब तक प्रशिक्षण के कारण रोजगार ना मिले तब तक उसका औचित्य नहीं। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर संघर्ष जारी है। ओके, नामदेव जी, ये जो आने वाला जो एक साल है, ये सभी के लिए है सवाल, कोई भी जवाब दे सकता है इसका, कि 2023-24 में जो कि 40वीं बरसी से पहले का भी साल है, तो ये आई थिंक भारत हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक साल है, ना केवल भोपालियों के लिए बल्कि सबके लिए, कि इस एक साल में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि भोपालियों का जो आंदोलन है वो और मजबूत हो और इस लड़ाई को और ताकत मिले। कुछ ऐसे स्पेसिफिक एक्शंस हैं जो आप लोगों को लगता है हम बाकी सब लोग कर सकते हैं? हाँ जी, तो एक तो जो क्योंकि ऑब्वियसली हर 5 साल बाद मीडिया का रुख भोपाल के इस पर आता है, पता नहीं क्यों, पर हाँ, तो 40वीं बरसी पे भी आएगा। पर उससे पहले जो भोपाल में हादसा घट रहा है उसके बारे में हम लोगों को बता सकते, चाहे वो पर्यावरण के मामले पे हो, मुआवजे के मामले पे हो, स्वास्थ्य के मामले पे हो। तो मुआवजे के मामले पे तो हम अभी, रचना अनम्यूट योरसेल्फ। मुआवजे के मामले में, क्योंकि वो 10 जनवरी को वो सुनवाई है, सब आप लोगों के संपर्क हैं सांसदों के साथ जो इस मुद्दे को उठा सकते हैं संसद में। आपने शायद सुना होगा अभी हाल में यूके के 40 सांसदों ने इसको उठाया है, भोपाल के मुद्दे को बहुत कड़क भाषा का इस्तेमाल किया है। और ये हमें बताया गया है कि वहां के जो उद्योग मंत्री से बात करेंगे, ये उन्होंने अपने सांसदों को बताया है। तो पर यही चीज हमारे देश में होने की जरूरत है और तुरंत होने की जरूरत है। ये बताने की जरूरत है कि ये जो समझौता हुआ था 1989 में, वो तो सब जानते हैं कि कांग्रेस ने किया और वो काला समझौता था, पर जो अब हो रहा है वो कुछ अलग नहीं हो रहा है, वो बात बिल्कुल वही है जो बोली जा रही है। और कुल मिला के ये बात है कि हादसा, रचना अनम्यूट योरसेल्फ। क्या कर सकते हैं लोग? तो अगर आपके पास एक्सपर्ट्स हैं पर्यावरण के मामले पे, क्योंकि अभी सरकार को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कितना दूरी तक कचरा फैल रहा है और कितने गहराई तक फैल रहा है, ज्यादातर इसमें संगठन ही इस पे नजर रखते हैं। तो अभी लास्ट जो स्टडी हुआ था वो भी 3 साल पुराना है। अगर हम 40वीं बरसी से पहले, बहुत पहले, मतलब अगले साल कुछ ठोस बता पाए कि इतनी बस्तियों में इतनी गहराई तक इतने ये केमिकल हैं, ये केमिकल से ये होता है, तो
any chemical engineer, scientist, शोध कर एक इंटरवेंशन के मामले में भी हो सकता है, खाली उनको ही नहीं, उनको प्रत्यक्ष रूप से गैस लगी थी, और उसकी दूसरी पीढ़ी पर अभी तक काफी एविडेंस है कि दूसरी पीढ़ी पर भी असर हुआ है, और उसको हम कैसे एक तो और लेकिन एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन की गैसों के स्वास्थ्य की बात करें, उनके अगले पीढ़ी की भी बात है, जो लोग जहरीला पानी पिए हैं उनके बच्चों की भी बात है, और ये हम फैक्ट फाइंडिंग मिशन एक्सपर्ट्स के साथ कैसे ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ कर सकें जो जिसकी बात सरकार को भी माननी पड़े, जिसकी बात डाव को भी माननी पड़े, जो थर्ड पार्टी के रूप में देखे जाते, इस तरह की इंटरवेंशन अगर हो तो बहुत मददगार होंगी। और ये वाली कॉम्पनसेशन के मुद्दे पर अगर कुछ भी सांसद साइन कर सकते हैं चिट्ठी मोदी जी के नाम कि ये आपके हॉस्पिटल के आंकड़े प्लीज ये पेश करिए, और how you can be different from the past regimes, yeah, how if you have consistently said that you are different, that it was the Congress government जिसने ये किया, पर अब आप कैसे अलग हो, है ना। तो अगर इस पे एक आध बार डिबेट भी हो सके, एक ही कोई डिबेट कर सके तो बहुत बढ़िया हो। खैर, आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ, ठीक है। सो रचना, ये जो मतलब क्यूरेटिव पिटीशन जो सिविल है वो तो खुद ही 10 साल के बाद एक्चुअली में पिकअप हुई है इंडिया में, है ना। पहले 2012 के बाद तो अभी आई है वो 2022 में कोर्ट में। आपको उम्मीद है क्यूरेटिव से कुछ, और क्या कारण है कि अगर आप उम्मीद है क्यूरेटिव से तो क्यों है? और दूसरा एक सवाल चैट पे ये था कि जो नई चीफ जस्टिस है इंडिया के, उनको लेके आप संगठनों में कोई उम्मीद है कि कुछ होगा इस बदलाव से? नए चीफ जस्टिस तो सुन नहीं रहे इस मुद्दे पे, जस्टिस कॉल सुन रहे हैं, उनकी बेंच सुन रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है इस क्यूरेटिव से कि कंपनी पे कुछ हो पाएगा। इसका अभी 10 जनवरी को जो भी फैसला आएगा बेसिकली मेंटेनेबिलिटी आएगा, ये मेंटेन करने लायक है कि नहीं। इससे पहले क्यों लगा था वो मेंटेन करने लायक, पर अगर सही आंकड़े पेश हो जाते हैं, अगर जो सरकार का सच है वो कम से कम कोर्ट के साथ आ सकता है, वो तो सरकार को पूरा करना हो। मतलब सरकार ये नहीं बोल सकती कि हम मानते हैं कि 93% लोगों को गैस की वजह जिंदगी भर की तकलीफ हुई है और फिर उनको सिर्फ उसके लिए जस्ट कॉम्पनसेशन ना दे। क्यूरेटिव पिटीशन से हमें कम उम्मीद है, ये कंपनी के खिलाफ मामला है, और जितना हम जानते हैं जस्टिस कॉल के बारे में और वो ये बेंच के बारे में, कंपनी के खिलाफ फैसला आना बहुत मुश्किल है। पर अगर आंकड़े बदल दिए जाते हैं, अगर सच बता दिया जाता है, तो फिर आशा है कि सरकार कोई और चारा नहीं हो। वी कैन गो बैक टू द सुप्रीम कोर्ट कि अगर सरकार ये बोल रही है कि ऐसा हुआ है तो व्हाई शुड दे नॉट pay for that or recover the money, however कैसे भी करे वो करे। तो इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, इसकी पर मतलब पृष्ठभूमि में ये भी है कि जब विकीलीक्स की जब लीक हुई थी और स्टैटफोर के पेपर्स का हमने ब्रीफ देखा था, तो उसमें एक जो चीज ब्रीफ जो स्टैटफोर इंटेलिजेंस कंपनी को मिला था डाउ कंपनी से, भोपाल के एक्टिविस्ट लोगों की गुप्तचरी करने के लिए, ब्रीफ ये था कि डाउ ये जानना चाहते थे कि डाउ कंपनी ये जानना चाहती थी कि भारत के जो एक्टिविस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं ग्लोबल कैपिटलिज्म के जो क्राइम्स हैं उनके बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए और लोगों में उसको लेके जनचेतना जगाने के लिए, है ना। ये एक बड़ा काम था। ये आई थिंक ये सभी के लिए प्रश्न, हम सभी के लिए, केवल भोपाल के लिए नहीं है। भोपाल की तो कहानी ही पूरी की पूरी ग्लोबल क्राइम के ऊपर है। बट आपको क्या लगता है कि जो ये संगठन है जैसे नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट है या PUCL है या जो और इस तरीके की अलायंस और यूनियन है, उनकी क्या भूमिका है इसमें अब कहानी में, खासतौर पे आने वाले 2 सालों में 40वीं बरसी तक किस तरीके से ये लोग एम्पलीफाई कर सकते हैं? तो 3-4 तरीके हैं एम्पलीफाई करने के। एक तो हम भोपाल की कहानी तक ही सीमित ना रखें। अभी आज जो इस देश की हालत है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, कंपनियों के द्वारा
उससे जितनी मौतें हो रही हैं इस देश में शायद ही किसी और से हो रही हो। ओबेसिटी हो, चाहे वो टीबी हो, चाहे वो वॉर हो, मतलब हम पार कर चुके हैं। अभी कोई ऐसी माँ नहीं है अब इस देश में जो अपने बच्चे को एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स अपने ब्रेस्ट मिल्क से पास ना कर रही हो। मतलब जो दिल्ली का हाल है वो इसका वो एक तरह से धीमा भोपाल है, राइट। तो और इसीलिए है कि भोपाल में ये जो चलता आ रहा है, चाहे वो मुआवजे का मामला हो या पर्यावरण की सफाई हो या जिन्होंने जो जिम्मेदार हैं उनको सफाई हो, उसमें NAPM और बाकी सभी साथियों को, PUCL को भोपाल के लोगों की आवाज बुलंद करनी चाहिए। क्योंकि जब तक यहाँ पर कोई प्रेसिडेंट नहीं बदलेगा, जब तक यहाँ कोई मिसाल नहीं बदलेगी, तब तक बाकी जगह भी कुछ और सिर्फ हम वर्ष की दिशा में जा रहे हैं। मतलब हमें जाना चाहिए था कि भोपाल से सीख के कुछ और दिशा में, हम बिल्कुल ही उल्टी दिशा में जा रहे हैं। और इस पूरे कि ये एक क्राइम है उस नजर से देखने के लिए का जो एक क्राइम है जिसे बिजनेस एज यूजुअल कहा जाता है कि वो तो भैया हिस्सा ही है, लोगों को तो मरना ही है, लोगों को तो घायल होना ही है अगर कंपनी अपना काम करेगी उसको। क्योंकि हार्डली क्राइम्स हैं जो नॉलेज करते हैं कंपनी के, बहुत कम है तो प्रोसिक्यूट किए जाते हैं, और उससे भी कम है जो कन्विक्शन तक आते हैं। तो इसमें अगर NAPM और PUCL सबके साथ ही जो स्पेसिफिक डिमांड्स हैं भोपाल के लोगों को, उसको एम्पलीफाई कर सकें अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ, अगर एक्सपर्ट्स हैं मेडिकल में, एनवायरनमेंट में, जो हमें इस फैक्ट फाइंडिंग मिशंस को आगे ले जा सकें, इवन फॉरवर्ड जा सके, ओपिनियंस लिख सकें, एंड पार्लियामेंट्स जो इसमें आकर दम लगाएं और इंश्योर बस करें और कुछ इनजस्टिस भोपाल में दिखे। Okay, thank you, Rachna. Are you there? Hello. Okay. हेलो, या तो मैं स्पेसिफिकली शेयर कर सकती हूँ अगर किसी को चाहिए कि क्या सपोर्ट के लिए। Yeah, I think a call for solidarity and specific support actions could be useful. Yeah. और ये थोड़ी मजेदार भी है ना, क्योंकि भोपाल जैसा शहर है जिसको मतलब भोपाल शहर टॉक्सिक वेस्ट उसमें जिंदा है, और उसके साथ साथ वो स्मार्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। हालांकि हमने सर्वाइवर्स की जो खुद की जो जानकारी और नॉलेज है उससे कुछ सीखा नहीं है उस पूरे प्रोसेस में। और ऐसे ही भोपाल अलग अलग और स्मार्ट सिटीज में भी हैं, जैसे नागपुर में कोल ऐश वाला जो पूरा एक मामला है, या बाकी सब जगह पे आप माइनिंग के देख रहे हैं, तो टॉक्सिक वेस्ट बहुत सारी जगह पे ऑलरेडी है। आई थिंक वो भी एक उसमें भी बहुत सारे साथी लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी अच्छा होगा अगर ये सब एक्शंस के बारे में जानकारी मिले, तो एटलीस्ट भोपाल में जो भी चल रहा है उसका जानकारी मिलना चाहिए। तो शायद इसमें मीरा, अरुंधति हेलो, हम ये जानकारी कैसे दे सकते हैं? हेलो रचना, आई कांट हियर यू। मैं यही पूछ रही हूँ कि हम ये कैसे कैसे देखिए हमें जानकारी चाहिए और कैसे दे सकते हैं। हाँ, कैसे दें। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक कौन क्या राइट। I think I'll go back to Arundhati and other friends who are here with us, Suhas ji, Malcolm and others. Do you have any suggestions? How can better information be exchanged with Bhopal groups? How can, I mean, that's the question that Bhopalis are asking. How can we provide this information to you and make it accessible to the right groups and activists? हाँ सुहास जी, please. एक ऑनलाइन पिटीशन जैसा यदि आए विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स, तो वो सिग्नेचर के हिसाब में लोग अपडेट भी होते हैं
और स्पेसिफिक जैसा जीएम वाला ग्रुप है, क्योंकि अभी हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटीज आ रही, ग्लाइफोसाइड, ये सब चीजें एस्टेब्लिश्ड है, दे आर कार्सिनोजेनिक, हाईली हैजार्डस केमिकल्स। तो इन सब ग्रुप्स के साथ ज्वाइन करने की हम कोशिश करें। मैं भी बात करूंगी जन आरोग्य अभियान और इन लोगों से भी। तो आप लोगों से भी यदि एक ऑफिशियली डायरेक्ट भी अपडेट सब जाएगा तो आई थिंक दैट इज वन वे टू कॉन्टेक्ट। एंड पीयूसीएल के साथ भी जैसा उनका ऑनलाइन काफी इवेंट्स होते हैं, तो एक स्पेशल इवेंट में भी इन व्यू ऑफ द 10th December ऑर्गेनाइज किया जाए, तो दैट अगेन ब्रिंग्स इन मोर पीपल इन सॉलिडारिटी। थैंक यू। Okay. Rachna, any response or should I read out the other suggestions? Okay. चैट रूम पे और 2-3 सजेशंस हैं कि जो फार्मर्स ग्रुप है जैसे कविता वगैरह, उनके साथ उनको भी जानकारी इस बारे में देनी चाहिए। मीरा का कहना है एक दिन की जन सुनवाई या ट्रिब्यूनल जैसा कोई कार्यक्रम रखा जाए जिसमें जगह जगह से लोगों को बुलाया जा सके। उसमें शायद NAPM के थ्रू वो लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, है ना मीरा, 2023 में। बाकी एक सजेशन रवीश जी को अप्रोच करने का था कि अगर अभी तो बाकी मीडिया मतलब को कैसे अप्रोच करें, लेकिन आई थिंक अगर किसी साथी का कोई कनेक्शन है रवीश जी तक, अगर ये वाली बात आप पहुंचा सकते हैं कि भोपाल के बारे में एक स्पेसिफिक प्रोग्राम होना चाहिए 2023 में 38 वर्षों के ऊपर, तो वो अच्छा रहेगा। बाकी क्या मैंने कोई सजेशन मिस किया? अमोद, अगर आप फेसबुक से कुछ कमेंट्स या क्वेश्चंस हैं तो कृपया उसको बताएं। नहीं शालिनी, आई थिंक आपने कवर कर लिया। ओके, ठीक है। तो बस एक अंतिम चरण पे इस सेशन के मैं सारे साथियों से गुजारिश करूंगी कि अगर वो 2-2 मिनट में अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स अगर दे सके। कोई पार्टिंग वर्ड्स हैं चारों जो भोपाल के साथी हैं उनसे? कोई बात जो रह गई जो मैंने नहीं पूछी और आप पूछनी चाहिए थी या आप बताना चाहते हैं तो प्लीज शेयर। कंक्लूडिंग में मेरा तो बेसिकली यही है कि को खाली आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। ये पूरे देश और पूरी दुनिया में जो टॉक्सिक ट्रेसपास इन कंपनियों के उत्पादों देखना चाहिए। और अगर उस नजरिए से देखेंगे तो हम आई थिंक सब चाहेंगे कि भोपाल में इंसाफ हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग नहीं चाहते कि और स्लो और साइलेंट भोपाल हमारे चारों तरफ हो रहे हैं। और भोपाल से सीखने की बजाय हम कंपनियों ने तो बहुत सीखा है भोपाल से। कंपनियों ने सीखा है कि न्यूक्लियर में आप देखिए कि कैसे कम से कम लाइबिलिटी तय कर सकते हैं, और वही अमाउंट है जो गैस पीड़ितों के उसमें तय किया गया। और उन्होंने सीखा है कि हम कैसे बेस्ट PR एजेंसीज ला सकते हैं, द बेस्ट वकील ला सकते हैं, और कैसे नाम बदलकर कॉर्पोरेट वेल्स का उपयोग कर कर अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं। तो बेसिकली उनके क्या तरीके हैं कि वो हम तोड़ें, हम मिलकर तोड़ें इन सब की ये जो काव्याद है। तो यही है कि स्लो एंड साइलेंट भोपाल और ना हो, और हम इंश्योर करें कि भोपाल सिर्फ ये नहीं कि जो 38 साल पहले हुआ, आज हम सबकी जिंदगियों में अलग अलग। बाकी लोग मैं पास कर रही हूँ। आपको भी बोलना है कुछ? नहीं, मैं बोलिए। हमारा मुआवजे पे जैसे सबका दिमाग जाता है, हम लोग मुआवजा मांग रहे हैं। मुआवजा नहीं मांग रहे हैं, मुआवजे का एक सहारा है, सिर्फ नाम है कि मुआवजा। लेकिन हम दुनिया को बचाना चाहते हैं। दुनिया में जो जहर फैल रहा है, हर माँ के दूध में जहर मिल रहा है, माँ के पेट में दूध में जहर पी रहा है, पेट में पी रहा है। तो ये सब चीजें बंद होना चाहिए। आवाम को, पूरी दुनिया को इस भोपाल से सबक लेना चाहिए। तो सबक तभी लेंगे जब हमारी सरकार अदालत में कुछ बोलेगी, अदालत में उनके साथ कुछ फैसले होंगे, तो हमारी सरकार के साथ साथ दुनिया सीखेगी। और हम दिमाग से सबको निकाल देना चाहिए कि हम सिर्फ मुआवजे के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, जैसे शुरू से हमारी लड़ाई है और कहीं भोपाल ना हो, भोपाल और नहीं। अब बस सिर्फ ये मकसद है
और ये मकसद में हम कामयाब होंगे। हम सब मिलकर लड़ेंगे, दुनिया को बताएंगे, तब जरूर कामयाब होंगे। मैं यही बोलूंगी कि जैसा भोपाल में हो रहा है, तो आप सभी लोग जहां तक आप मिल सकें, जिससे आप बात कर सकें, जहां तक हमारी बात पहुंचा सकें, सभी मिलकर कोशिश करें कि जैसा भोपाल बना है कहीं और ना बने। भोपाल को भी इंसाफ मिले और कंपनियों को भी सजा मिले और सीख मिले कि ऐसा भोपाल में करा, वो ऐसा कहीं नहीं कर सकते। भोपाल में जो कुछ हुआ, ये हिरोशिमा नागासाकी के बाद सबसे बड़ी इस तरीके की घटना थी, जहां पर बड़ी संख्या में हजारों लोग बेमौत मारे गए। जो इसके लिए जिम्मेदार कंपनी थी, उसके खिलाफ भी आज तक कोई कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, ताकि आने दूसरी कंपनियों को सबक मिल सके कि इतनी बड़ी तादाद में इंसानों को मारने के क्या सजा होती है। दूसरा यह है कि जो गैस पीड़ित हैं, उनके लिए जो कुछ राशि मिलना चाहिए थी मुआवजा की, वो तो नहीं मिली है, मगर दोषी कंपनियों को सजा मिलना चाहिए, वो भी नहीं हुआ है। तो इस सारे मुद्दों को लेकर संघर्ष जारी है, और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक दोषी कंपनियों को सजा नहीं मिल जाती है। Thank you, everyone. Rachna? No, everyone has spoken. Right. So I just want to summarize the key points that our friends from Bhopal have said. That one, we should not look at Bhopal in isolation. It is in line with many other events that are happening, both slow Bhopal and silent Bhopal. So we should amplify them as well and connect the fights. Second is, again, Rashida Appa stressed that, and warned us that we should not limit the fight only to compensation, and we should also not look at compensation in a very narrow manner. We should challenge the ideas of compensation and use compensation fight as an instrument to wider justices. Namdev ji and Shahzadi bi primarily amplified why the Bhopal fight is very, very important for the other global justice fights and fights against, to bring corporate crimes to book. And so that's why all of us from our own different settings and diverse settings need to connect and talk to each other and learn from each other and basically amplify each other's voice. Personally, I just want to thank everyone who was here today. I think it was a great, for me also, although I've been connected with Bhopal, but every time when you listen to Bhopalis, you get some new insights. So thank you to everyone. I think one task that I want to put forward as a teacher myself to everyone, where I think organizations like NAPM, which are wider alliances, can probably play a big role, is to mobilize people from different linguistic communities to actually at least write something on Bhopal in different languages in this year. Unless and until we have communication going beyond Hindi and English, I don't think we can make these connections. They will remain theoretical, they will remain online, right? So, and that is something that people can do. Now the technology is very advanced. Bhopal websites have a lot of material, and I know personally that Bhopal activists will be very, very glad to give any kind of fact sheets that anybody might need. I think that is where all of us can play a role in at least one language that we know ourselves. If we can write the story of Bhopal or write some material on specific themes of Bhopal, and make it accessible to our local schools, make it accessible to our municipalities and RWAs, that I think would be some sort of a concrete action, even from individual locations, not just institutional. So with this thought, I would like to wrap up this seminar today. Thank you, everyone. And thank you, NAPM and all the activists who were here today and who organized. Thank you so much. Take care. Thank you, everyone. Thank you. बहुत अच्छी बात है, सही बात।